तो कहानी की शुरुआत में हमें मेन लीड हान को दिखाया जाता है जो दोंगशेंग ग्रुप का प्रेसिडेंट है, पर वो क्रिपल्ड है। तो उसने एक पार्टी ऑर्गेनाइज की थी जहाँ पर काफी सारे फेमस एक्टर और एक्ट्रेसेस आए हुए थे, जिसमें से एक एक्ट्रेस हान के करीब जाने के लिए उसके ऊपर गिरने का नाटक करती है, पर ये हरकत उस पर ही भारी पड़ जाता है क्योंकि हान उसका एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का करियर ही खत्म कर देता है क्योंकि उसकी सबसे बड़ी फिल्म प्रोड्यूसिंग कंपनी है। दूसरी ओर हमारी फीमेल लीड को दिखाया जाता है जिसका नाम है ज़ेंगलिंग, जो एक फेमस मानहुआ आर्टिस्ट है और वो इस शहर में अपने बेटे शाओबाओ का इलाज कराने आई है क्योंकि उसे किडनी का प्रॉब्लम है। तो वो शाओबाओ के साथ चलते हुए आ ही रही थी, तभी रास्ते में एक शॉप के बाहर वो टीवी पर हान को देखती है। तो वो अपने आप से कहती है कि 6 साल हो गए, तुम कैसे हो गए। तभी शाओबाओ उसे देखकर पहचान लेता है, कहता है कि मम्मा ये तो मेरे डैड है ना, मुझे इनसे मिलना है। ज़ेंगलिंग कहती नहीं बेटा ये तुम्हारे डैड नहीं है। शाओबाओ कहता है कि ये ऑब्वियसली मेरे डैड ही हैं क्योंकि मैंने आपकी स्केचबुक में इनकी बहुत सारी फोटोज देखी है। पर ज़ेंगलिंग उसे मना ही लेती है कि ये तुम्हारे डैड नहीं है। शाओबाओ को प्यास लगी थी तो ज़ेंगलिंग उसके लिए पानी लाने के लिए शॉप में जाती है। तभी शाओबाओ सामने की ओर बलून्स को देखता है तो वो उन्हें पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है। बलून्स के साथ खेलते खेलते वो तो दूसरी ओर ही आ जाता है जहाँ वो सामने व्हीलचेयर पर हान को देखता है। तो वो उसकी ओर भागते हुए कहते हुए जाता है कि शाओबाओ को उसके डैड मिल गए। तो वो हान की जाकर गले ही लगने लग जाता है और उसे डैडी डैडी बुलाने लग जाता है। तो हान का असिस्टेंट उसे दूर करते हुए कहता है कि बेटा ये तुम्हारे डैड नहीं है। पर शाओबाओ कहता है कि आप झूठ बोल रहे हैं, यही मेरे डैड हैं। ये कहकर वो हान के पैरों पर फिर से चिपट जाता है। तो हान कहता है कि बच्चे मैं तुम्हारा पापा नहीं हूँ, वैसे तुम्हारी मॉम कहाँ है। तो ज़ेंगलिंग पानी की बोतल लेकर बाहर आती है तो उसे शाओबाओ कहीं नहीं दिखता तो वो परेशान हो जाती है और आसपास ढूंढने लगती है और लोगों से उसका फोटो दिखाकर पूछ रही होती है, पर किसी ने भी उसे नहीं देखा था। इधर हान शाओबाओ से कहता है कि मुझे डैडी बोलना बंद करो, लेकिन शाओबाओ कहता है कि आप ही तो मेरे डैड हो। तो हान उससे पूछता है कि तुम्हारी मॉम कहाँ है। तो शाओबाओ कहता है कि मैं तो मॉम को भूल ही गया था, पर मैं मॉम तक पहुँचने का रास्ता भूल गया, अब मैं मॉम को कैसे ढूंढूंगा। ये सोचकर सैड होता है। तो हान अपने असिस्टेंट को शाओबाओ के साथ उसकी मॉम को ढूंढने के लिए कहता है, पर शाओबाओ कहता है कि मुझे तो अपने डैड के साथ जाना है। अब हान को एक बोर्ड मीटिंग अटेंड करने जाना था तो वो शाओबाओ से कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, पर मेरे पैरों से तुम मत चिपटना। जो सुन शाओबाओ हैप्पी होकर हाँ कहता है और हान की कार में बैठ जाता है। वहीं ज़ेंगलिंग तो शाओबाओ को ढूंढ ही रही होती है और उसके ना मिलने पर काफी ज्यादा परेशान होती है। इधर शाओबाओ तो कार में बस हान की ओर देखकर मुस्कुरा रहा था। जो देख हान कहता है कि मेरी ओर क्यों देख रहे हो। शाओबाओ कहता है कि क्योंकि मेरे डैड काफी हैंडसम है। तो हान कहता है मुझे डैड बुलाना बंद करो और मेरी ओर देखना भी मत। हान शाओबाओ के बैग पर उसकी आईडी देखता है जिसमें ज़ेंगलिंग का नंबर भी था। तो वो अपने असिस्टेंट को उस नंबर पे कॉल लगाकर दोंगशेंग ग्रुप आकर शाओबाओ को ले जाने के लिए कहता है। तो असिस्टेंट ज़ेंगलिंग को कॉल करता है, उसे बताता है कि आपका बेटा अभी दोंगशेंग ग्रुप में है तो आप आकर उससे ले जाइए। दोंगशेंग ग्रुप का नाम सुनकर वो पहले तो सोचती है शाओबाओ वहाँ कैसे चला गया, पर चाहे जो भी हो वो शाओबाओ को पिक करने के लिए पहुंच जाती है कंपनी में, जहाँ रिसेप्शनिस्ट उसे बताती है कि आपका बेटा अंदर है। तो ज़ेंगलिंग शाओबाओ को लेने के लिए अंदर भागती है। उसके जाने के बाद लिन नाम की एक लड़की आती है जो हान की दोस्त है। तो रिसेप्शनिस्ट उससे भी बताती है कि प्रेसिडेंट एक बच्चे को लेकर आए थे, इसकी मॉम अभी उसे ले जाने के लिए आई है। इधर शाओबाओ तो हान को ही देखकर बस स्माइल किए जा रहा था। पूछने पर कहता है कि डैड आप तो बहुत ही हैंडसम हो। हान कहता है मुझे डैड मत बुलाओ, मुझे अंकल कहो। यहाँ पर ज़ेंगलिंग पहुंच जाती है तो शाओबाओ भाग कर जाकर उसे गले लगा लेता है। फिर शाओबाओ हान को दिखाते हुए कहता है कि मम्मा देखो मुझे डैड मिल गए। तो दोनों एक दूसरे को देखते हैं। हान तो उसे काफी गुस्से से देख रहा था तो वो अपने असिस्टेंट को बुलाता है और शाओबाओ को खेलने के लिए बाहर ले जाने के लिए कहता है। तो असिस्टेंट उसे ले जाता है। तो हान कहता है 6 साल हो गए तुम्हारे मुझे छोड़कर जाने का। तो ज़ेंगलिंग कहती है तुम्हारे पैर। तो हान कहता है हाँ मैं डिसेबल्ड हो चुका हूँ जैसा तुमने 6 साल पहले चाहा था। ज़ेंगलिंग कहती है पर लिन ने तो कहा था कि वो तुम्हारा इलाज करा सकती है, पर हान उसे चुप करा देता है। कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं इतनी आसानी से भूल जाऊंगा? 6 साल पहले जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब तुम मुझे छोड़कर गई थी। तो ज़ेंगलिंग उसके पास आकर उसे सॉरी कहती है। तो हान कहता है कि तुम्हारा ये लाचार चेहरा मुझे पसंद नहीं है। ये कहकर उसका गला पकड़ लेता है और पूछता है कि अब ये तुम्हारी बच्ची को लेकर आने का क्या मतलब है। ज़ेंगलिंग कहती है मैं बस अपने बच्चे का इलाज कराने आई हूँ, इसीलिए उसे छोड़ने के लिए कहती है। पर हान उसका गला पकड़कर अपने व्हीलचेयर पर ही बिठाता है और गुस्से से पूछता है कि आखिर इस बच्चे का फादर कौन है। ज़ेंगलिंग को काफी दर्द हो रहा था इसलिए वो उसे छोड़ने के लिए रिक्वेस्ट करती है। पर हान कहता है कि 6 साल पहले जब मुझे तुम छोड़कर गई थी तब मुझे कितना पेन हुआ होगा ये तुमने सोचा है। तो यहाँ पर 6 साल पहले का फ्लैशबैक शुरू होता है। हान और ज़ेंगलिंग बर्फीली पहाड़ी पर घूमने के लिए आए थे, पर अचानक से वेदर बहुत ही ज्यादा खराब हो गया था। पर ज़ेंगलिंग रास्ता भूल कर खो गई थी, इसलिए वो हान का नाम लेकर उसे ढूंढ रही थी। पर तभी मौसम और ज्यादा बिगड़ने लगा था, इसलिए वो एक शेड के अंदर चली गई थी। तभी शेड के मालिक ने उसे बिना देखे ही दरवाजा बंद कर दिया था, जिससे ज़ेंगलिंग अंदर ही फंस गई थी। इधर हान भी उसे ढूंढता हुआ उसी जगह पर आ गया था। तो ज़ेंगलिंग उसे आवाज लगाकर उसके पास बुलाती है। तो हान ताला तोड़कर उसे बाहर निकालता है। तब दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हुए थे। तो हमें पता चलता है कि दोनों की एंगेजमेंट हो चुकी थी। अब जब यहाँ से दोनों लौट रहे थे तभी एक बोल्डर ज़ेंगलिंग के ऊपर गिरने ही वाला था, पर हान ने उसे बचा लिया था। लेकिन इसके चक्कर में बोल्डर से हान को बहुत चोट आई और इसी चोट की वजह से उसके पैर किसी काम के नहीं रहे। तो उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ ज़ेंगलिंग के होश में आने के बाद वो हान को देखने के लिए जा रही थी, मगर लिन उसे रोककर बताती है कि तुम्हें बचाने की वजह से अब हान के पैर किसी काम के नहीं रहे, जो सुन ज़ेंगलिंग को बहुत ही बुरा लगता है। अब ज़ेंगलिंग बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करती थी, इसीलिए वो लिन से रिक्वेस्ट करती है कि वो किसी तरह से हान का इलाज कराए। तो लिन उसे साइड में लाकर कहती है कि मैं हान का इलाज करवा सकती हूँ जिससे वो ठीक हो जाएगा, पर तुम्हें तो पता ही है कि मेरे डैड मेरी शादी हान से कराना चाहते थे, पर हान के साथ तुम्हारी एंगेजमेंट देखकर वो हान से बहुत ही गुस्सा है। पर एक तरीका है जिससे मैं डैड
को मना सकती हूँ जिससे वो हान के इलाज में हेल्प कर सकते हैं, पर इसके लिए तुम्हें हान की लाइफ से हमेशा के लिए जाना होगा, तभी मेरे डैड हान का इलाज कराने में हेल्प कर सकते हैं। अब हान को ठीक करने के लिए ज़ेंगलिंग मान जाती है और अगले दिन जब हान को होश आता है तभी वो हान से आकर कहती है कि मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहती हूँ क्योंकि अब तुम डिसेबल्ड हो चुके हो और किसी काम के नहीं रहे, इसलिए मैं पूरी जिंदगी तुम्हारी केयर करने में बर्बाद नहीं कर सकती हूँ। हान उसे कहता है कि हमने प्रॉमिस किया था कि हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। ज़ेंगलिंग कहती है किया था, पर अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ क्योंकि तुम्हारे साथ रहकर मैं अपनी जिंदगी खराब नहीं करना चाहती। ये सब सुन हान की मॉम तो उसे बाहर निकल जाने के लिए कहती है। वहीं लिन भी आग में घी डालने का काम करते हुए कहती है कि ऐसा तुम कैसे कह सकती हो, हान तुमसे कितना प्यार करता है। पर ज़ेंगलिंग ना चाहते हुए भी कहती है कि मैं अपनी पूरी जिंदगी एक अपाहिज की केयर करने में नहीं बिता सकती हूँ। ये कहकर चली जाती है। वहीं हान उससे बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। वो बहुत ही ज्यादा रोता है पर ज़ेंगलिंग चली जाती है, पर बाहर आकर वो भी काफी रोती है। अब कमिंग बैक टू प्रेजेंट, लिन बाहर शाओबाओ से बात करती है, पर शाओबाओ तो उसे कह देता है कि मैं स्ट्रेंजर से बात नहीं करता। तो लिन हान से मिलने के लिए अंदर चली आती है जहाँ पर हान ने अभी भी ज़ेंगलिंग को पकड़ा हुआ था। लिन को देखकर वो ज़ेंगलिंग को नीचे गिरा देता है। वहीं लिन तो ज़ेंगलिंग को देखकर शॉक्ड होती है, तो उससे पूछती कि आखिर तुम यहाँ क्या करने आई हो, पर ज़ेंगलिंग उसे इग्नोर करके हान से उसे सॉरी कहने लग जाती है 6 साल पहले उसे छोड़कर जाने के लिए। पर तभी वहाँ पर असिस्टेंट शाओबाओ को उठाकर आता है और बताता है कि शाओबाओ अचानक से बेहोश हो गया है। तो ज़ेंगलिंग भागकर उसके पास जाती है, तो हान जल्दी से उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहता है। तो शाओबाओ को इलाज के लिए ले जाया जाता है। ज़ेंगलिंग तो बहुत ही ज्यादा परेशान होती है क्योंकि उसे शाओबाओ की तबीयत की फिक्र थी। तो हान उससे पूछता है कि मुझे तुम्हारे बेटे की बीमारी के बारे में पता नहीं था। ज़ेंगलिंग बताती है कि उसे किडनी की प्रॉब्लम है और ब्लड शुगर लेवल की भी प्रॉब्लम है। तो हान उससे फिर से पूछता है कि आखिर इसका फादर कौन है। फिर ज़ेंगलिंग कहती है कि इसे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तभी यहाँ पर लिन और हान की मॉम भी पहुंच जाती है, जो आते ही ज़ेंगलिंग को खरी खोटी सुनाने लग जाती है कि आखिर तुम कैसी बेशरम लड़की हो, मेरे बेटे को धोखा देने के बाद वापस कैसे आ सकती हो और इस बार अपने इस बेटे को भी लेकर आई हो, पता नहीं ये किसका पाप होगा। जो सुन ज़ेंगलिंग को बहुत ही गुस्सा आता है, तो वो हान की मॉम को ही सुना देती है कि अगर दोबारा से मेरे बेटे को इंसल्ट किया तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। तो लिन भी फुटेज खाने आ जाती है और कहती है कि तुम हान की मॉम से ऐसे कैसे बात कर सकती हो, अगर तुम्हें इतना ही दिक्कत है तो तुम बता क्यों नहीं देती कि ये किसका बेटा है। ज़ेंगलिंग कहती मुझे हान की फैमिली से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए मैं इस बारे में बताने में भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ और खास करके तुम जैसी लड़की को तो बिल्कुल भी नहीं। तभी यहाँ पर चीमो नाम का एक सुपरस्टार आता है जो ज़ेंगलिंग का दोस्त था। तो ज़ेंगलिंग उससे बात करने जाती है। वहीं लिन तो उसे पहचानती थी, चीमो एक बहुत ही फेमस सुपरस्टार है। तो वो फिर से हान की कान भरने लग जाती है कि ज़ेंगलिंग का जरूर उसके साथ अफेयर होगा, इसीलिए वो तो उससे मिलने के लिए आया है और वो कितने क्लोज भी हैं। पर हान उसे चुप करा देता है। तभी ज़ेंगलिंग को डॉक्टर अंदर बुलाती है जहाँ शाओबाओ को अब होश आ गया था, इसीलिए वो तो अपनी मॉम को देखकर बहुत खुश था। वहीं चीमो को देखकर वो तो और ज्यादा खुश था। शाओबाओ को इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है उसका ब्लड शुगर लेवल मेंटेन करने के लिए। अब शाओबाओ चीमो के साथ और ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहता था, इसलिए वो चीमो को उसके साथ रुकने के लिए कहता है। पर ज़ेंगलिंग कहती है कि भैया को अभी कुछ काम है इसलिए उन्हें जाना पड़ेगा। तो चीमो उसे कहकर जाता है कि मैं तुमसे जल्दी ही मिलने आऊंगा, तब तक तुम मम्मा का ख्याल रखना। ये कहकर वो ज़ेंगलिंग के साथ बाहर चला आता है। तो ज़ेंगलिंग चीमो को शाओबाओ के कंडीशन के बारे में सब कुछ बताती है। तो चीमो कहता है कि वो जितना भी हेल्प कर सकता है वो करेगा। वहीं वो उसे एक मीडिया हाउस का भी कॉन्टैक्ट डिटेल देता है जो ज़ेंगलिंग के नोवेल का मूवी अडेप्टेशन करना चाहते थे, जिसमें चीमो ही मेन लीड प्ले करने वाला था। तो चीमो उसे कंपनी के प्रेसिडेंट से बात करने जाने के लिए कहता है। तभी हम देखते हैं कि इन दोनों का साथ में किसी रिपोर्टर ने फोटो क्लिक कर लिया था। इधर हान ने भी चीमो के बारे में सारी डिटेल्स निकलवा ली थी, जहाँ उसे ये बात भी पता चल गई थी कि एक मीडिया हाउस ज़ेंगलिंग के नोवेल का मूवी अडेप्टेशन बनाने जा रही है, जिसमें चीमो ही लीड रोल में होगा। इसलिए हान तो इस मीडिया हाउस को ही खरीद लेता है। वहीं हम देखते हैं कि उस रिपोर्टर को लिन ने ही चीमो के साथ ज़ेंगलिंग की फोटो क्लिक करने के लिए भेजा था, तो वो उन फोटोज को कल ऑनलाइन पब्लिश कर देने के लिए कह देती है। इधर ज़ेंगलिंग उस मीडिया हाउस के प्रेसिडेंट से बात करने के लिए पहुंचती है, पर प्रेसिडेंट के रूम में तो हान बैठा हुआ था क्योंकि उसने ये मीडिया हाउस खरीद जो लिया था। ज़ेंगलिंग के पूछने पर वो बताता है कि अब मैं इस कंपनी का मालिक हूँ। तो ज़ेंगलिंग कहती है कि ठीक है फिर मुझे कुछ भी डिस्कस नहीं करना है। तो हान उससे पूछता है कि क्या शाओबाओ तुम्हारा और चीमो का बेटा है। तो ज़ेंगलिंग कहती है कि तुम्हें इससे कोई लेना देना नहीं है। ये कहकर वो जाने लगी थी। तभी हान कहता है कि मैं तुम्हें एक और मौका दे सकता हूँ, फिर से मेरे साथ रहो। ज़ेंगलिंग कहती है कि मैंने तुम्हें पहले ही क्लियर कर दिया था कि हमारा ब्रेकअप हो चुका है, इसीलिए मेरा अब से तुमसे कोई लेना देना नहीं है, मैं बस अपने बच्चे का इलाज कराने के लिए आई हूँ। तो हान पूछता है कि वो बच्चा तुम्हारा और चीमो का है ना। ज़ेंगलिंग कहती है मैंने कहा ना इसे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। हान कहता है कि उसके बारे में कुछ बुरा नहीं सुन सकती, कि उसने तुम्हें क्या बहुत ज्यादा खुश किया। मैं डिसेबल्ड हूँ इसलिए क्या तुम्हें लगा कि मैं तुम्हें खुश नहीं कर सकता या उसके साथ तुम्हें ज्यादा मजा आता है। इस ज़ेंगलिंग तो उसे थप्पड़ मार देती है और वहाँ से जाने ही लगी थी कि हान उसे फिर से पकड़कर अपने व्हील चेयर पर बिठाता है और फिर से पूछने लग जाता है कि क्या वो मुझसे इतना ज्यादा अच्छा है जो तुम उसके लिए मुझे छोड़ कर गई, तो मुझे एक बार ट्राई कर सकती हो। ये कहकर वो उसके फोर्सफुली क्लोज आने लगता है। फिर ज़ेंगलिंग उसे रोते हुए जाने देने की रिक्वेस्ट कर रही थी, इसीलिए हान उसे छोड़ देता है। अब हान तो ज़ेंगलिंग से अभी भी प्यार करता है, पर 6 साल पहले ज़ेंगलिंग के उसे छोड़ जाने पर वो बहुत ही ज्यादा हर्ट हुआ था और अब ज़ेंगलिंग को बच्चे के साथ देखकर और ज्यादा गुस्सा था। वहीं ज़ेंगलिंग भी बाहर आ जाते हैं काफी सैड होती है। ज़ेंगलिंग भी हान से काफी प्यार करती थी, पर उसे ये बात पता थी कि अभी उनका रिलेशनशिप पहले जैसा नहीं रहेगा, इसीलिए वो न्यू लाइफ शुरू करना चाहती थी। पर अनजाने में दोनों की इस मुलाकात से उनकी दूरियां बढ़ेगी या घटेगी ये तो हमें आगे कहानी में पता चली जाएगा। तो ज़ेंगलिंग बाहर आती है और अपने घर की ओर जा रही होती है। वहीं तरह में चीमो को दिखाया जाता है जिसका मैनेजर उसे बता रहा होता है कि कल तुम्हारी और ज़ेंगलिंग की फोटो किसी रिपोर्टर ने हॉस्पिटल में खींचकर पब्लिश कर दिया है, जिससे अब उसके बारे में गॉसिप शुरू हो गई है कि आखिर
जेंगलिंग तुम्हारी गर्लफ्रेंड है या कौन है। पर चीमो उसे जेंगलिंग के बारे में कुछ नहीं बताता। वो परेशान होता है कि उनकी फोटोज की वजह से जेंगलिंग को कोई परेशानी तो नहीं होगी, इसीलिए उसे कॉल करता है। इसके कुछ देर बाद वो उसे पिक करने के लिए पहुंच जाता है। तो वो जेंगलिंग को भी उनके फोटोज के बारे में बताता है और ये भी कि कल से हॉस्पिटल के बाहर बहुत सारे मीडिया वाले घूम रहे हैं, इसीलिए उनसे बचकर अंदर जाना और शाओबाओ की चिंता मत करना। उसके लिए मैंने एक केयरटेकर को भेज दिया है जो शाओबाओ का ध्यान रखेगा और उसे वीआईपी वार्ड में भी शिफ्ट करा दिया है, इसलिए आप चिंता मत करना। वहीं द लिन हान से मिलने आती है जहाँ उसे कहते कि क्या तुमने देखा चीमो के बारे में ट्रेंडिंग गॉसिप चल रही है, क्योंकि चीमो और जेंगलिंग की फोटो वायरल हो गई है और तभी से उन दोनों के बारे में ट्रेंडिंग न्यूज चल रही है। तो वो फिर से हान के कान भरने लग जाती है कि मुझे तो लगता है उस बेशरम जेंगलिंग ने चीमो को सेड्यूस किया होगा और वो बच्चा इन दोनों का ही होगा। जेंगलिंग को शर्म भी नहीं है कि वो चीमो के साथ अपना अफेयर चला रही है, जबकि वो चीमो से 5 साल बड़ी है। अगर ये बात बाहर आ गई कि वो शाओबाओ चीमो का नाजायज बेटा है, तब तो उस चीमो का करियर ही खत्म हो जाएगा और उन दोनों को पब्लिक बहुत ही ज्यादा क्रिटिसाइज करेगी, जिससे जेंगलिंग का भी करियर खत्म हो जाएगा। तो हान से पूछते कि तुम्हें क्या लगता है कि वो शाओबाओ उन दोनों का ही बेटा है ना। हान तो पहले से ही गुस्से में था और ये सुन और ज्यादा गुस्सा होता है। ऊपर से लिन कहती है कि अगर ये सब सच हुआ तब हमारी कंपनी को तो बहुत नुकसान होगा, क्योंकि हमारा अगला प्रोजेक्ट तो चीमो के साथ ही है और ये मूवी तो जेंगलिंग के ही नोवेल का एडेप्टेशन होने वाली है। ये सब सुन हान कहता है कि अगर दोनों में सच में कोई रिश्ता है तो उन दोनों को खुद ही भुगतना पड़ेगा। चीमो जेंगलिंग को उसके घर तक ड्रॉप करने आता है, जहाँ उसने एक छोटा सा अपार्टमेंट रेंट पे लिया था। जो देख चीमो कहता है कि क्या आप यहाँ पर रहने वाली हो, मैंने एक अच्छा घर देखा है आप दोनों के रहने के लिए, तो आप वहाँ चल सकती हैं। जिस पर जेंगलिंग कहती है कि अब तुम बड़े सुपरस्टार हो गए हो तो क्या अब तुम्हें ये छोटे घर पसंद नहीं है। चीमो कहता है ऐसी बात नहीं है दीदी, मैं बस चाहता था कि हम सब मेरी ग्रैंडमा से मिलने जाएं। जो सुन जेंगलिंग कहती है कि काफी सालों बाद तुमने मुझे दीदी कहकर बुलाया, जिससे फ्लैशबैक शुरू होता है 6 साल पहले का, जब जेंगलिंग हान से ब्रेकअप करके बहुत ज्यादा दुखी होकर रास्ते में खड़ी थी। तभी उससे कुछ लड़के टकराए थे, जिससे जेंगलिंग के हाथ से एक नेकलेस गिर गया था। वहीं आगे चीमो को कुछ लड़के मिलकर मार रहे थे, जो कि तब बस 17 साल का था। तो ये देखकर जेंगलिंग अपना फोन निकालती है और उन बदमाश लड़कों से कहती कि मैंने पुलिस को फोन कर दिया है और तुम्हारी मार पिटाई का वीडियो भी बना लिया है। ये सुन वो लड़के भाग जाते हैं। तो जेंगलिंग चीमो को उठाने के लिए आती है, जिसके बाद वो अपना नेकलेस ढूंढने लग जाती है, लेकिन तभी वो अचानक से बेहोश हो जाती है। ये देखकर चीमो उसे जल्दी से हॉस्पिटल में एडमिट कराता है। यहाँ जेंगलिंग के होश में आने पर उसे पता चलता है कि वो तो प्रेग्नेंट है। जो सुन वो काफी परेशान होती है कि वो अब अकेले क्या करेगी, क्योंकि ये हान का ही बेटा था, इसलिए वो सोच में होती है कि वो हान को बताए या नहीं। तो चीमो उसे कहता है कि डॉक्टर ने आपसे कहा कि आपको अभी रेस्ट करना है, पर जेंगलिंग उठकर चली गई थी। कमिंग बैक टू प्रेजेंट, तभी से चीमो और जेंगलिंग ने एक दूसरे को जाना था और जेंगलिंग उसे अपना छोटा भाई मानती है। तो चीमो उसे अभी जाकर रूम में रेस्ट करने के लिए कहता है। तो जेंगलिंग अपने अपार्टमेंट की ओर जा ही रही थी, तभी उसे एक लेडी रोककर पूछने लग जाती है कि फोटो में सुपरस्टार चीमो के साथ तुम ही हो ना, तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो, फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो। ऐसा करके उसे बहुत से सवाल करने लग जाती है कि कहीं उसने तुम्हें छोड़ तो नहीं दिया। पर जेंगलिंग उसे अवॉइड करके रूम के अंदर चली जाती है। अगले दिन चीमो को हान के ऑफिस बुलाया जाता है जेंगलिंग के साथ उसके स्कैंडल के बारे में डिस्कस करने के लिए, जहाँ हान का असिस्टेंट उसे कहता है कि आपके स्कैंडल की वजह से हमें बहुत नुकसान हो सकते हैं, इसीलिए आपको इसका क्लैरिफिकेशन देना ही होगा कि आपका मिस जेंगलिंग के साथ क्या रिलेशन है और वो बच्चा आपका है या नहीं। पर चीमो इस बारे में कुछ नहीं कहता। चीमो का मैनेजर कहता है कि हम ये पोस्ट कर देंगे कि उस बच्चे के साथ चीमो का कुछ लेना देना नहीं है और वो जेंगलिंग एक सिंगल मदर है जो चीमो के पीछे पड़ी हुई है। पर चीमो ऐसा कुछ भी करने से साफ मना कर देता है, क्योंकि इससे जेंगलिंग और शाओबाओ का नाम खराब होगा और लोग जेंगलिंग पे सवाल उठाएंगे। अब उनकी ये सारी बातें हान भी अंदर के रूम से सुन रहा था, क्योंकि वो जेंगलिंग के साथ चीमो के रिलेशन के बारे में जानना चाहता था। अब जेंगलिंग इस मूवी की स्क्रीन राइटर थी, इसीलिए चीमो उसे भी इस मूवी के अनाउंसमेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में ले जाना चाहता था, ताकि लोगों को ये बता सके कि दोनों बस मूवी के बारे में डिस्कशन करने के लिए मिले थे। इसीलिए वो जेंगलिंग को तैयार होने के लिए कहता है। तभी उसका मैनेजर आकर इसके लिए मना करता है, क्योंकि इससे पब्लिक में उन दोनों के बारे में और ज्यादा बातें फैल जाएगी। लेकिन चीमो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, इसीलिए वो जेंगलिंग के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ जाता है और उसके आते ही प्रेस वालों के सवाल शुरू हो जाता है कि उन दोनों का क्या रिलेशन है, फोटो में उन दोनों के साथ होने का क्या मतलब है, दोनों हॉस्पिटल में क्यों मिले थे। इवन उन्होंने ये तक पता कर लिया था कि जेंगलिंग का एक बेटा भी है। इसीलिए अब शाओबाओ को लेकर सवाल शुरू हो जाते हैं, शाओबाओ के साथ आपका रिलेशन क्या है या शाओबाओ किसका बेटा है। अब इतने सवाल सुन जेंगलिंग तो कुछ कह ही नहीं पा रही थी। अब चीमो जेंगलिंग की बदनामी नहीं होने दे सकता था, इसीलिए वो कुछ अनाउंस करने ही जा रहा था कि तभी हान वहाँ पर पहुँच जाता है और बताता है कि ये हमारी मूवी का प्रेस कॉन्फ्रेंस है, यहाँ पर फालतू के रूमर्स के बारे में कोई डिस्कशन नहीं होगी। चीमो और मिस जेंगलिंग बस काम के सिलसिले में मिले थे, इससे ज्यादा और कुछ बात नहीं है। और अगर आप में से किसी ने इन दोनों के बारे में कोई भी गॉसिप बनाया या फिर कोई रूमर फैलाने की कोशिश भी की तो उन सब के खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा। इसलिए चुपचाप जिस काम के लिए आपको बुलाया गया है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन कीजिए। अब ये सुनकर मीडिया वाले तो चुप हो जाते हैं। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जेंगलिंग हान का शुक्रिया अदा करने आती है बाहर सिचुएशन संभालने के लिए। तभी चीमो भी वहाँ पर आता है, कहता है कि मेरी भी तरफ से शुक्रिया। हान कहता है कि अगर सिचुएशन संभाल नहीं सकते तो पहले से तैयार होकर आना चाहिए था, और वैसे भी इससे मूवी को फायदा ही होगा। पिछले कुछ दिनों से तुम दोनों के बारे में जो रूमर्स फैल रहे थे वो सब ट्रेंडिंग चल रहे थे, जिससे हमारी इस मूवी का फ्री में पब्लिसिटी भी हो गया, और बस मुझे इसी से मतलब है मेरी फिल्म को फायदा हो जो इस फ्री पब्लिसिटी से हो रहा है। इसलिए थैंक यू की जरूरत नहीं है, पर फिर भी अगर तुम्हें मुझे थैंक यू कहना ही है तो उसके बदले मुझे मेरी कार तक ले चलो। तो जेंगलिंग उसकी व्हील चेयर धक्का मार के कार तक ले जाती है। वहीं चीमो को उसका मैनेजर कुछ दिनों तक जेंगलिंग से उसे मिलने से मना करता है। इधर लिन हॉस्पिटल पहुंच गई थी। शाओबाओ से उसके डैड के बारे में
पता करने के लिए, पर शाओबाओ तो उससे बात ही नहीं करना चाहता था क्योंकि वो तो उसके लिए स्ट्रेंजर थी। पर लिन कहती क्या तुम्हें मैं याद नहीं, हम अंकल हान के ऑफिस में मिले थे। तो शाओबाओ कहता है कि वो अंकल नहीं है, वो तो मेरे हैंडसम डैड हैं। जो सुन लिन को तो गुस्सा आता है, तो वो शाओबाओ का हाथ पकड़कर कहती है कि हान मेरा फियांसे है, कोई तुम्हारा डैडी नहीं है। जो सुन शाओबाओ तो उससे पीछे धक्का मार देता है, लेकिन तभी यहाँ पर ज़ेंगलिंग भी पहुंच जाती है। तो शाओबाओ उसे कहता है कि मुझे ये बुरी आंटी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो ज़ेंगलिंग उसे शांत कराती है। तभी एक और छोटी बच्ची आती है जो शाओबाओ को उसके साथ खेलने के लिए बाहर बुलाती है। तो उसके जाने के बाद लिन कहने लग जाती है कि ये वीआईपी वार्ड केयर टेकर, क्या इन सब का इंतजाम हान ने किया है या फिर उस चीमो ने? ज़ेंगलिंग कहती है इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। तो लिन कहती है कि फिर तुम यहाँ क्यों आई हो? 6 साल पहले तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम कभी वापस नहीं आओगी। ज़ेंगलिंग कहती है 6 साल पहले तुमने भी मुझसे कुछ प्रॉमिस किया था, क्या तुम्हें याद नहीं कि तुमने कहा था कि तुम हान का इलाज करवाओगी, फिर वो अभी व्हील चेयर में क्यों है? तो अब लिन ज़ेंगलिंग को धमकाने के लिए शाओबाओ के साथ उसका फोटो उठाकर कहती है वैसे तुम्हारा बेटा है तो क्यूट, पर आखिर इसका बाप कौन है इस बारे में वो तो खुद ही नहीं जानता होगा, पर अगर कल इससे कुछ हो गया तो फिर तुम क्या करोगी? कहकर वो उस फोटो को तोड़ देती है। ज़ेंगलिंग कहती है मैं बस अपने बच्चे का इलाज कराने के लिए आई हूँ, हान से मिलना बस एक कोइंसिडेंस था। तो लिन कहती है इलाज कराने के बाद जल्दी से निकल जाना, वरना इस बार तुम्हारे साथ तुम्हारे बच्चे के लिए भी अच्छा नहीं होगा। जो सुन ज़ेंगलिंग तो कांच के फोटो फ्रेम का टुकड़ा उठाती है, लिन के गर्दन पर रखकर कहती है कि मेरे बेटे को हर्ट करने के बारे में सोचना भी मत, वरना मैं अब पहले की तरह कमजोर नहीं हूँ, तुम्हारे साथ भी मैं कुछ भी कर सकती हूँ। और तुम क्या चाहती थी ये तो मुझे 6 साल पहले ही समझ आ गया था, क्योंकि उस दिन तुम्ही ने मुझे बर्फीली पहाड़ी जाने के लिए कहा था, मुझे ये बताकर कि हान ने मुझे वहाँ पर बुलाया है, पर वहाँ पर तो कोई नहीं था, और तुम्ही ने मुझे उस शेड में भी लॉक करवाया था मुझे मारने के लिए ना। अगर मैंने हान को इस बारे में बता दिया तो वो तुम्हारे साथ क्या करेगा ये तुमने सोचा है? लिन कहती मैं बचपन से हान के साथ हूँ, क्या तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारी बात पर भरोसा करेगा? भरोसा करेगा या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, पर मैं बस अपने बच्चे का इलाज कराने के लिए आई हूँ। अगर तुमने दोबारा हमारी लाइफ में कोई इंटरफेयर किया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, एंड डोंट वरी तब तक मैं हान को कुछ भी नहीं बताऊंगी, तुमने जो कुछ भी मेरे साथ किया उस बारे में। कहकर वो लिन को निकल जाने के लिए कहती है। लिन के जाने के बाद ज़ेंगलिंग शाओबाओ को ढूंढने के लिए बाहर आती है, लेकिन बाहर उससे वो लड़की अकेली मिलती है, जिससे पूछने पर वो बताती है कि शाओबाओ नीचे है। तो ज़ेंगलिंग नीचे देखती है जहाँ शाओबाओ तो हान के साथ खेल रहा था, जहाँ पर शाओबाओ हान से कहता है कि कल मुझे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिलने वाला है, इसीलिए क्या आप कल मुझे पिक करने के लिए आ सकते हैं? हान कुछ कहता है उससे पहले ज़ेंगलिंग आ जाती है, तो शाओबाओ उसके पास चला आता है। तभी हान भी उनकी ओर आता है। जब वो ज़ेंगलिंग के पास होता है तभी शाओबाओ कहता है कि मम्मी क्या आपको लिफ्ट चाहिए? कहकर वो ज़ेंगलिंग को पीछे धक्का देता है, जिससे वो हान की गोदी में जाकर बैठ जाती है। तो हान भी उसे होल्ड करता है। तो शाओबाओ कहता है कि हान अंकल चलिए। तो हान अपना ऑटोमेटिक व्हील चेयर चालू करता है। शाओबाओ तो बहुत खुश होकर उनके चारों ओर घूम रहा था, जिसे देख हान भी स्माइल कर रहा था, और हान को स्माइल करता देख ज़ेंगलिंग भी बहुत खुश होती है। इधर लिन ने जिस बंदे से चीमो और ज़ेंगलिंग की फोटोज खिंचवाई थी, वो बंदा तो अब लिन को ही ब्लैकमेल करने लग गया था। इवन वो तो लिन को हैरेस भी कर रहा था, पर लिन तो किसी भी कीमत पे ज़ेंगलिंग को हान की लाइफ से भगाना चाहती थी, इसीलिए वो उस बंदे को पैसे देकर ज़ेंगलिंग को उसके रेंट वाले अपार्टमेंट से निकालने के लिए कहती है। तो वो बंदा कहता है कि इस बार तो काम हो जाएगा, पर इतने कम पैसों में आगे से काम नहीं होगा। अगले दिन शाओबाओ को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल जाता है, इसीलिए ज़ेंगलिंग उसके सामान वगैरह पैक कर रही होती है, पर शाओबाओ तो अंकल हान के आने का वेट कर रहा था, जिस पर ज़ेंगलिंग उसे कहती कि अंकल हान तुम्हारे डैड नहीं है, इसीलिए हमें किसी और को परेशान नहीं करना चाहिए ना। तो शाओबाओ कहता है कि ठीक है मॉम। जिसके बाद ज़ेंगलिंग शाओबाओ को घर ले आती है, मगर घर के ओनर ने तो उनका सारा सामान बाहर फेंकवा दिया था, जिसका बहाना देते हुए वो दोनों कह रहे थे कि तुम्हारी बेटी को कोई बीमारी है जो हमें भी हो जाएगी, इसीलिए तुम अपने गंदे बच्चे को लेकर यहाँ से निकल जाओ। ज़ेंगलिंग कहती है कि हमने तो रेंटल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जिस पर लैंडलेडी कहती है कि ये मेरा घर है, इसीलिए मेरा फैसला होगा कि तुम्हें रखना है या नहीं, इसलिए जल्दी से निकल जाओ वरना मैं तुम्हारा सारा सामान जला दूंगा। जो सुन ज़ेंगलिंग तो उसके हाथ से लाइटर ले लेती है और कहती है कि देखती हूँ कैसे जलाते हो, मैं खुद ही जला देती हूँ, तुम्हारा घर भी साथ में जल जाएगा। तो मकान मालिक उन्हें धक्का देने आता है, तभी हान का असिस्टेंट आकर उसे ही धक्का मार देता है। इसके बाद वहाँ पर हान भी आ जाता है, तो असिस्टेंट मकान मालिक को उसके पैर पर गिरा देता है। तो हान उसे चाकू दिखाकर डराने लग जाता है, जिसे ज़ेंगलिंग रोकती है और कहती है कि हमें भी आप जैसे बदतमीज लोगों के घर में नहीं रहना है। वो अपना सामान उठाकर बाहर चली आती है, तो मकान मालिक उनके पीछे आता है, जिसे उसकी वाइफ रोक लेती है और कहती है कि जाने दो ना, हमें तो हमारा पैसा मिल गया, इन्हें फाइनली निकाल ही दिया। अब ये बात हान सुन लेता है, तो वो असिस्टेंट को इस बारे में पता लगाने के लिए कहता है, जिसके बाद असिस्टेंट शाओबाओ को लेकर कार लाने के लिए जाता है। तो ज़ेंगलिंग हान को थैंक यू कहती है उसकी हेल्प करने के लिए। हान कहता है कोई बात नहीं, अगर वो चीमो अपने बच्चे को बचाने नहीं आ सकता तो मुझे ही आना पड़ेगा ना। जिस पर ज़ेंगलिंग कहती है कि चीमो शाओबाओ का डैड नहीं है। तो हान पूछता है फिर शाओबाओ का डैड कौन है, जिससे अपने बेटी की फिक्र नहीं है। अब इस बात को लेकर फिर से इन दोनों में थोड़ी बहस हो जाती है। तभी असिस्टेंट कार लेकर आता है, तो ज़ेंगलिंग शाओबाओ से कहती है कि हम दूसरों के कार में नहीं जाएंगे, मम्मा आपको नए घर में ले जाएगी। लेकिन शाओबाओ कहता है कि बाहर बहुत ठंडी है माँ, आप भी कार के अंदर आ जाइए, हम दोनों हान अंकल के साथ चले जाएंगे। अब शाओबाओ के बार बार जिद करने पर हान भी उसे कार में बैठने के लिए कहता है, तो तीनों बैठ जाते हैं। शाओबाओ उन दोनों का हाथ पकड़ के हान के कंधे पर ही सर रखकर सो जाता है। तो हान ज़ेंगलिंग से पूछता है कि आगे वो क्या करेगी। ज़ेंगलिंग कहती है वो किसी होटल में चली जाएगी। इस पर हान कहता है कि अभी इंटरनेशनल फेयर चल रहा है, इसलिए अभी होटल्स नहीं मिलेंगे। ज़ेंगलिंग कहती है छोटे मोटे होटल्स तो मिल ही जाएंगे। तो हान कहता है कि शाओबाओ अभी हॉस्पिटल से आया है, क्या वो जगह इसकी हेल्थ के लिए सही होगा, इसलिए मेरा एक अपार्टमेंट खाली है, तो तुम दोनों वहाँ पर रह सकते हो। ज़ेंगलिंग मना कर रही थी, तो हान कहता है कि कम से कम शाओबाओ के बारे में सोचो, इसलिए ज़ेंगलिंग मान जाती है। तभी शाओबाओ नींद में कहने लग जाता है कि मुझे मेरे हैंडसम डैड मिल
गए। जेसन दोनों थोड़ा ब्लश करते हैं। थोड़ी देर में जेंगलिंग भी सो जाती है तो हान उन दोनों को ही देखने लग जाता है। अगले सीन में अपार्टमेंट पहुंच जाते हैं जहाँ शाओबाओ तो ये घर देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है और जिद करने लग जाता है कि मुझे तो हान अंकल और मम्मा के साथ सोना है। अब हान तो इसके लिए तैयार था और शाओबाओ की बार बार जिद करने पर जेंगलिंग भी मान जाती है, मगर वो शाओबाओ को स्ट्रिक्टली समझाती है कि अंकल हान सिर्फ आज रात के लिए हमारे साथ सोएंगे। इधर हान अकेले व्हीलचेयर से उठकर बेड पे आने का ट्राई करता है जिसमें वो सक्सेसफुल हो जाता है। फिर वो असिस्टेंट को जाने के लिए कह देता है। असिस्टेंट बाहर आकर जेंगलिंग से कहता है कि मिस्टर हान का ध्यान रखिएगा और उन्हें मेडिसिन टाइम पर दे देना। ये कहकर वो चला जाता है। हान तो काफी नर्वस हो रहा था जेंगलिंग के साथ सोने के बारे में सोचकर, लेकिन तभी शाओबाओ चिल्लाते हुए उसके पास आ जाता है। फिर जेंगलिंग उसे मेडिसिन देने के बाद सोने के लिए आ जाती है जहाँ शाओबाओ को वो लोरी सुनाने लग जाती है, पर शाओबाओ तो हान को पकड़कर सो जाता है। फिर दोनों एक दूसरे को देखते हैं। जेंगलिंग तो दूसरी ओर फेस करके सो जाती है, पर साइड में हान के होने की वजह से उसे तो नींद ही नहीं आ रही थी क्योंकि उसके दिमाग में बस थोड़े रोमांटिक ख्याल ही आ रहे थे। इसलिए वो हॉल में जाकर सोफे पे सो जाती है। तो अगली सुबह उसे शाओबाओ जाकर जगाता है क्योंकि उसे टॉयलेट जाना था, मगर वो बाथरूम खोल नहीं पा रहा था। तो जेंगलिंग उसे लेकर बाथरूम चली जाती है, पर हान अंदर नहा रहा था। जब काफी देर तक वो दरवाजा नहीं खोलता तो जेंगलिंग अंदर चली जाती है जहाँ हान तो बेहोश पड़ा था, जिसे देख जेंगलिंग काफी घबरा जाती है। वो जल्दी से उसे चेक करने के लिए आती है जहाँ उसे तो बहुत फीवर आया था, इसलिए वो शाओबाओ को एक ब्लैंकेट लाने के लिए कहती है। हान बड़बड़ाए जा रहा था कि प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। तो उसकी ये हालत देखकर जेंगलिंग काफी इमोशनल होती है, कहती है कि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी, और फिर रोते हुए उसे छोड़ जाने के लिए सॉरी भी कह रही थी। शाओबाओ ब्लैंकेट और फोन लेकर आता है तो जेंगलिंग असिस्टेंट को कॉल करती है जो हान के लिए दवाई वगैरह लेकर आता है, पर हान को अभी तक होश नहीं आया था। शाओबाओ तो उसके पास ही बैठा हुआ था, उनसे कह रहा था पापा जल्दी से उठ जाओ वरना मैं आपके हिस्से का सारा खाना खा जाऊंगा। जेंगलिंग असिस्टेंट से शाओबाओ को ब्रेकफास्ट कराने ले जाने के लिए कहती है तो शाओबाओ चला जाता है। तो जेंगलिंग हान के पास आकर बैठती है और उसे चेक करने लगती है। हान फिर से कुछ बोल रहा था इसलिए जेंगलिंग उसके करीब आती है। हान वही कहता है कि प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। ये सुन जेंगलिंग पीछे आती है, पर तभी हान को होश आ जाता है, उसे अपने करीब कर किस कर लेता है, मगर तभी शाओबाओ और असिस्टेंट भी आ जाते हैं। तो शाओबाओ कहता है कि मैंने कुछ नहीं देखा। जो सुन दोनों उठ जाते हैं। हान अपने असिस्टेंट से पूछता है कि मुझे क्या हुआ था। असिस्टेंट बताते हैं कि आपको फीवर हुआ था जिस वजह से आप बाथरूम में ही बेहोश हो गए थे, तो मिस जेंगलिंग ने ही आपका ख्याल रखा। जो सुन हान कहते हैं कि अच्छा क्या जेंगलिंग को दूसरों का ख्याल रखना भी आता है, पर मुझे तो पता था कि जेंगलिंग अपना ही ख्याल नहीं रख पाती। जो सुन जेंगलिंग कहती है कि ठीक है फिर हम दोनों चले जाते हैं, तुम रहो अपने इस फर्स्ट क्लास अपार्टमेंट में। तो वो रूम में जाकर पैकिंग कर रही होती है, पर शाओबाओ तो बहुत दुखी होता है क्योंकि उसे इस घर से नहीं जाना था। तो जेंगलिंग उसे समझा रही होती है कि ये हमारा घर नहीं है और हमें दूसरों को परेशान भी नहीं करना चाहिए। शाओबाओ कहता है कि पर ये अंकल हान का ही घर है ना, और ये कितना अच्छा भी तो है और मुझे अंकल हान के साथ भी रहना है, इसलिए प्लीज मम्मा क्या हम यहाँ पर नहीं रह सकते। तभी वहाँ पे हान भी आ जाता है। शाओबाओ अपनी मम्मा से कहता है अंकल हान मुझे बहुत पसंद करते हैं, इसलिए वो हमें यहाँ से नहीं निकालेंगे, तो क्या हम लोग यहाँ पर नहीं रह सकते। तभी हान आ जाता है, कहता है कि क्या शाओबाओ को यहाँ पर रहना है। तो शाओबाओ भागकर उसके पास जाता है, कहता है कि हाँ मुझे यहाँ पर रहना है क्योंकि मुझे ये घर के साथ साथ हान अंकल भी बहुत पसंद है। तो हान कहता है कि ठीक है फिर आज से ये घर तुम्हारा। जो सुन शाओबाओ तो बहुत खुश हो जाता है, तो वो शाओबाओ को अपने व्हील चेयर पर बिठाकर खेलने के लिए ले जाता है। जेंगलिंग उसे रोकने की कोशिश करती है, पर असिस्टेंट उसे रोकते हुए कहता है कि अभी मिस्टर हान की भी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए वो अपने घर भी नहीं जा सकते क्योंकि उनकी मॉम उन पर गुस्सा करेंगी और शाओबाओ को भी यहीं पे रहना है, इसलिए आप तीनों यहीं पर रहिए कुछ दिनों के लिए। जेंगलिंग कहती है कि मुझे शाओबाओ के लिए किंडरगार्टन भी ढूंढना है, जिस पर असिस्टेंट कहता है कि मैंने वो सब कुछ अरेंज कर दिया है, इसलिए आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो अब जेंगलिंग के पास और कोई जवाब नहीं होता। इधर शाओबाओ हान के पास आकर कहता है कि अब मम्मा को भी घर से नहीं निकालेंगे ना। हान कहता है कि अगर तुम यहीं पे रहना चाहते हो फिर मम्मा भी रहेगी। जो सुन शाओबाओ तो बहुत खुश हो जाता है, उससे पिंकी प्रॉमिस लेता है, जिसके बाद वो हान से पूछता है कि क्या आप बीमार हो। मम्मा आज सुबह बहुत रो रही थी, क्या आप भी मरने वाले हो। हान कहता है बिल्कुल नहीं, मैं तो बहुत जल्द ठीक हो जाऊंगा। तो शाओबाओ साइड होकर कहता है कि पर मैं मरने वाला हूँ क्योंकि मुझे हमेशा हॉस्पिटल जाना पड़ता है, जहाँ मैंने डॉक्टर्स को बात करते हुए सुना है कि मेरे बचने के चांसेस बहुत कम है और जो लोग मर जाते हैं वो आसमान में तारे बन जाते हैं, पर अगर मैं तारा बन गया फिर मैं मार्शमैलोज कैसे खाऊंगा। मुझे वो खाने बहुत पसंद है पर मुझे वो खाना मना है, लेकिन मैं जब भी वो छुप कर खाता हूँ तो मम्मी बहुत रोती है, पर मैं अपनी मम्मा को रुलाना नहीं चाहता। हान कहता है चिंता मत करो अंकल, तुम्हें कुछ भी नहीं होने देंगे। शाओबाओ कहता है कि मुझे मरने से डर नहीं लगता, मुझे डर इस बात का है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मम्मा अकेली पड़ जाएगी। मेरी मम्मा बहुत भोली है, वो काम में इतना बिजी होती है कि वो खाना भूल जाती है, कभी घर की कीज भूल जाती है तो कभी फोन भूल जाती है, इसलिए मुझे उनकी बहुत फिक्र है। वहीं हम देखते हैं कि जेंगलिंग तो रूम के बाहर से शाओबाओ की बातें सुनकर बहुत रो रही थी। हान कहता है कि तो अब तक तुम अपने मॉम का ध्यान रख रहे थे। शाओबाओ कहता है कि हाँ क्योंकि मैं एक असली मैन हूँ, इसलिए मुझे अपने मॉम को प्रोटेक्ट करना है क्योंकि मेरे डैड नहीं है ना। अगर मेरे डैड होते तो मेरे जाने के बाद मुझे उनकी फिक्र करने की जरूरत नहीं पड़ती और मॉम भी ज्यादा सैड नहीं होती। हान कहता है कि तो फिर क्या तुम इसीलिए अपने डैड को ढूंढ रहे थे। शाओबाओ कहता है हाँ, और मुझे आप में मेरे डैड नजर आते हैं क्योंकि आपका चेहरा मैंने अपने मॉम की एक फोटो एल्बम में देखी थी, इसलिए मुझे लगा आप मेरे डैड होंगे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरी मम्मा का ध्यान रखें और उन्हें कभी सैड ना होने दें। तो आप मेरी मम्मा का ख्याल रखेंगे ना। हान कहता है हाँ मैं तुम दोनों का ही ध्यान रखूंगा। शाओबाओ की बातें सुन जेंगलिंग तो बहुत ज्यादा रो रही थी। इधर हान काफी दिनों से ना ही ऑफिस ना ही घर गया था, इसलिए लिन उसकी मॉम से चुगली करने के लिए पहुंच जाती है कि मैंने काफी दिनों से हान को नहीं देखा। तो मॉम असिस्टेंट को घर बुलवाती है, जहाँ हान की मॉम के पूछने पर असिस्टेंट बता देता है कि मिस्टर हान जेंगलिंग और शाओबाओ के साथ रह रहे हैं क्योंकि उन्हें उनके मकान मालिक ने घर से निकाल दिया है और इसके पीछे जिसका भी हाथ
बात है, मैं उस बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ। ये कहते हुए वो लिन की ओर देख रहा था। फिर वो बताता है कि आप चिंता मत करिए, मिस्टर हान बिल्कुल ठीक है। तो हान की मॉम कहती है कि 2 दिन में हान को मेडिकल चेकअप कराने के लिए अब्रॉड जाना है, तो उसे तैयार कर देना। तो असिस्टेंट हाँ कहकर बाहर चला आता है। तो लिन उसके पीछे आकर उसे एक थप्पड़ मार देती है और कहती है कि अपनी जबान संभाल के बात करना। जिसके बाद वो हान के अपार्टमेंट चली जाती है, जहाँ जेंगलिंग के बाहर आते ही वो उसे भी खींच कर एक तमाचा मार देती है और कहती है कि अपनी औकात मत भूलो, तुमने तो प्रॉमिस किया था कि तुम हान के करीब नहीं जाओगी। तो जेंगलिंग भी उसके ऊपर कचरे का डिब्बा खाली करती है और कहती है कि पहले तुम अपने प्रॉमिस के बारे में सोचो। लिन कहती है तुम दोनों का चैप्टर खत्म हो चुका है और अब मैं हान की फियांसे हूँ और चाहे तुम कुछ भी कर लो, हान सिर्फ मेरा है। और हान की मॉम ऐसे ही तुमसे बहुत गुस्सा है और तुम्हारी वजह से हान घर नहीं आ रहा, इसीलिए उसे जल्दी से घर भेज देना। जेंगलिंग कहती है वो तो हान की मर्जी है, वो जब जाना चाहेगा तब जा सकता है। जो सुन लिन चली जाती है। जिसके बाद जेंगलिंग रूम में वापस आती है, जहाँ हान उससे पूछता है कि क्या लिन आई थी और क्या उसने तुमसे कुछ कहा। जेंगलिंग कहती है हाँ, और उसने कहा कि अब तुम्हें घर वापस चले जाना चाहिए। हान कहता है उसकी बातों को सीरियसली मत लो। जेंगलिंग कहती है मुझे फर्क नहीं पड़ता, अगर तुम्हें जाना है तो जा सकते हो। जो सुन हान थोड़ा सैड होता है, क्योंकि उसे लगा था कि अगर दोनों साथ में रहेंगे तो फिर से दोनों साथ हो सकते हैं। तो हान अपने मेडिकल चेकअप के लिए अब्रॉड चला जाता है। इधर लिन जब हान की मॉम के साथ एक रेस्टोरेंट से बाहर आती है, तभी रिपोर्टर्स उनसे सवाल करने लग जाते हैं हान के साथ लिन की एंगेजमेंट को लेकर। अब इन रिपोर्टर्स को तो लिन नहीं बुलाया था, इसीलिए सारे रिपोर्टर्स उनकी शादी के बारे में ही पूछ रहे थे। तो लिन पहले ही कह देती है कि हमारी फैमिली फ्रेंड्स हैं और हमारी शादी को लेकर बात चल रही है। तो हान की मॉम भी अनाउंस कर देती है कि कुछ दिनों में उनका बर्थडे आ रहा है, तो उसी दिन वो हान और लिन के एंगेजमेंट की अनाउंसमेंट करेगी। तभी एक रिपोर्टर कहता है कि 6 साल पहले तो हान की एंगेजमेंट हो चुकी थी किसी जेंगलिंग नाम की लड़की के साथ, तो उनका क्या हुआ। ये सुन लिन हान की मॉम को लेकर चली जाती है, पर उस रिपोर्टर को लिन का साथ देने वाला वो बंदा मार देता है। वहीं जेंगलिंग हान की एंगेजमेंट की न्यूज देखकर सैड होती है। देन शाओबाओ हान से वीडियो कॉल पर बात कर रहा था, जहाँ वो हान से पूछता है कि आप कब वापस आएंगे, मैं आपको बहुत मिस कर रहा हूँ। हान कहता है वो जल्दी आएगा। तो शाओबाओ कहता है कि आपने मुझे प्रॉमिस किया है कि आप मेरे डैड बनेंगे, तो आप प्रॉमिस नहीं तोड़ सकते। इस पर हान कहता है कि फिर तो आपको मेरी बात माननी होगी और जब तक मैं वापस नहीं आ जाता तब तक मम्मा का ध्यान रखना होगा। इस पर शाओबाओ कहता है कि हाँ मैं अपनी मम्मा का ध्यान रखूंगा। तभी जेंगलिंग शाओबाओ को बाहर बुलाती है, क्योंकि चीमो उनसे मिलने के लिए आया था। तो शाओबाओ उसे देखकर बहुत खुश होता है, तो उससे पूछता है कि आपने मुझसे और मम्मा से मिलने में इतना देर क्यों लगा दिया, मैंने आपको भी बहुत मिस किया। चीमो कहता है मैं अपने काम में थोड़ा बिजी था, पर मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा सा टॉय लाया हूँ। तो उसे टॉय से खेलने के लिए भेज देता है। इसके बाद जेंगलिंग से वो उनकी मूवी शूटिंग के बारे में बात करने लग जाता है और उसे कल स्क्रिप्ट रीडिंग में बुलाता है। तो अगले दिन चीमो और मैरी नाम की एक्ट्रेस स्क्रिप्ट रीडिंग के लिए आते हैं और कुछ सीन्स का भी रिहर्सल करते हैं, जो डायरेक्टर को भी काफी पसंद आता है। पर मैरी को एक सीन देखना था, जिसके लिए वो जेंगलिंग को एक्ट करके दिखाने के लिए कहती है, ताकि वो मूवी देखने वाले का भी पॉइंट ऑफ व्यू फील कर सके। तो जेंगलिंग चीमो के साथ एक्टिंग शुरू करती है, जिस दौरान दोनों को एक दूसरे को फेस को टच करके फील करना था। और ये सीन दोनों काफी ज्यादा इमोशनली एंड रोमांटिकली एक्ट करते हैं, जो डायरेक्टर और मैरी को भी काफी पसंद आता है। पर हान भी यहाँ पर पहुंच चुका था, जिसे ये देखकर चीमो से काफी जेलसी होती है, इसलिए वो अंदर आकर डायरेक्टर से चीमो की जगह पर मेल लीड किसी और को सिलेक्ट करने के लिए कहता है। इस पर डायरेक्टर उसे समझाने लग जाता है कि इस रोल के लिए चीमो ही सबसे बेस्ट एक्टर है। जो सुन हान कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मुझे लगता है कि एक्टर के साथ साथ डायरेक्टर को भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आखिर प्रोड्यूसर तो मैं ही हूँ। जो सुन डायरेक्टर तो चुप हो जाता है, पर मैरी थी हान की दूर की कजन सिस्टर, जो हान को देखकर कहती है कि काफी टाइम हो गया आपको मुझसे मिले, तो क्या आप मूवी से मुझे भी रिप्लेस कर देंगे। नहीं ना, फिर चीमो भी इस रोल के लिए सबसे परफेक्ट है। और वैसे भी आपने चीमो के स्कैंडल का बहुत ही फायदा उठाया था इस मूवी को प्रमोट करने के लिए, तो क्या आप इस मूवी की हाइप को चीमो को निकाल के कम करना चाहते हैं। नहीं ना। तो हान भी उसे आगे कुछ नहीं कह पाता, इसलिए वो असिस्टेंट के साथ बाहर चला आता है, जहाँ थोड़ी दूर जाकर वो असिस्टेंट से जेंगलिंग को उससे बात करने बुलाने के लिए कहता है। तो जेंगलिंग उससे बात करने के लिए कार में आती है, जहाँ जेंगलिंग भी उससे कहती है कि चीमो इस रोल के लिए सबसे परफेक्ट है, इसलिए तुम्हें उसे रिप्लेस नहीं करना चाहिए। हान कहता है फिर क्या तुम निकलना चाहती हो। जेंगलिंग कहती है अभी अभी हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, इसीलिए अगर तुमने किसी को निकाला तो ये कॉन्ट्रैक्ट ब्रीचिंग होगा। पर हान कहता है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अगर तुम चाहती हो कि अगर मैं तुम्हें और चीमो को इस मूवी से ना निकालूं तो तुम्हें एक काम करना होगा। जेंगलिंग पूछती है वो क्या। तो हान उसे अपने ड्रेस निकालने के लिए कहता है। जेंगलिंग कहती तुम क्या पागल हो। तो हान उसे एक नया ड्रेस देकर कहता है कि मेरा मतलब था कि उस ड्रेस को निकाल के ये नया ड्रेस पहनो, क्योंकि तुम्हें मेरे साथ कहीं जाना है। जेंगलिंग पूछती है कि क्या मैं कार में चेंज करूँ। हान कहता है टाइम नहीं है, इसलिए तुम कार में ही चेंज कर लो, वैसे भी आज फीमेल ड्राइवर है और मैं तुम्हारी और नहीं देखूंगा। तो जेंगलिंग उसे अपना सर दूसरी ओर करने के लिए कहती है और अपना ड्रेस चेंज करने लगती है। इधर हमें पता चलता है कि आज हान के मॉम का बर्थडे था, जहाँ पर उन्होंने अपने सारे फ्रेंड्स और मीडिया वालों को इनवाइट किया था, क्योंकि आज वो हान के साथ लिन के एंगेजमेंट का अनाउंसमेंट करने वाली थी, इसीलिए लिन भी उनकी कुछ ज्यादा ही मस्का मार रही थी। कुछ देर में हान जेंगलिंग के साथ आता है, जहाँ जेंगलिंग पूछती कि आखिर ये किस चीज की पार्टी है। हान कहता आज मेरी मॉम का बर्थडे है और आज तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। ये सुन जेंगलिंग तो शॉक्ड हो जाती है। शुरुआत हान की मॉम के बर्थडे से होती है, जहाँ उनके कई सारे फ्रेंड्स आए हुए थे, जो मोस्टली उनसे हान और लिन की शादी के बारे में ही पूछ रहे थे। तभी वहाँ पर हान जेंगलिंग के साथ आ जाता है, जो देखकर मीडिया वाले पहले हैरान होते हैं कि आखिर मिस्टर हान के साथ ये लड़की कौन है। तो हान आकर अपने और जेंगलिंग की ओर से अपनी मॉम को बर्थडे विश करता है, जहाँ मॉम तो जेंगलिंग को इग्नोर ही मार देती है। तभी मॉम की फ्रेंड्स पूछती है कि हान और लिन के एंगेजमेंट की अनाउंसमेंट कब होगी। मॉम कुछ कहने जाती इससे पहले हान कहता है कि मैंने तो एंगेजमेंट के बारे में अभी कुछ डिसाइड नहीं किया है और अभी मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आया हूँ। जो सुन सब लोग शॉक्ड होते हैं। वहीं लिन तो एम्बेरस होकर चली जाती है। तो लिन के मॉम डैड हान की मॉम से एक्सप्लेनेशन
क्वेश्चन मांगने लग जाते हैं कि आखिर हान के कहने का मतलब क्या था और क्या हमारा यहाँ मजाक बनाने के लिए बुलाया गया था। मॉम कहती है मैं आप सभी को बाद में समझा दूंगी। तभी मैरी भी पहुंचती है गिफ्ट लेकर, जो ज़ेंगलिंग को अपने साथ ले जाती है हान और उसके रिलेशनशिप के बारे में कुछ बात करने। हान की मॉम उससे कहती है कि तुम आखिर ज़ेंगलिंग को क्यों लेकर आए थे और एंगेजमेंट को तुमने मना क्यों कर दिया। हान कहता है मैंने लिन से शादी करने की बात पे कभी हाँ नहीं कही, तो आपने मेरी एंगेजमेंट कैसे अनाउंस कर दी। मॉम तो साइलेंट हो जाती है। इधर लिन के मॉम डैड ज़ेंगलिंग से बात करने आते हैं कि 6 साल पहले भी तुम्हारी वजह से हमारी बेटी के साथ हान का रिश्ता टूटा था और अब भी तुम उनके रिलेशनशिप के बीच में आ रही हो। ज़ेंगलिंग कहती है जो भी है हान की मर्जी है। तो यहाँ ज़ेंगलिंग को पता चलता है कि लिन के डैड जो कि चीफ सर्जन थे, उन्होंने 6 साल पहले हान की सर्जरी करके उसे ठीक करने की कोशिश की थी, पर वो इसमें नाकाम रहे थे। इसका मतलब था कि लिन ने ही उसे झूठ कहा था कि उसके डैड हान को ठीक कर सकते हैं। इधर लिन गुस्से में बाहर आ गई थी। तभी वही उसका साथ देने वाला बंदा जिसका नाम था चन वो आता है, जिससे लिन तो डरने लग जाती है कहीं वो अंदर जाकर सब कुछ ना बता दे। पर चन कहता है कि चिंता मत करो, मैं तो बस तुमसे मिलने आया था और हाँ मैंने उस रिपोर्टर को भी मार दिया है जिसने उस दिन हान और ज़ेंगलिंग के रिलेशनशिप की बात करी थी। लिन कहती मैंने उसे तुम्हें मारने के लिए तो नहीं कहा था। चन कहता है कि मुझे लगा कि उससे तुम्हें प्रॉब्लम होगा इसीलिए मैंने मार दिया। तो लिन उसे दोबारा यहाँ पर आने से मना करती है और यहाँ से चली जाती है। तभी उन दोनों को साथ में जाता हुआ ज़ेंगलिंग देख लेती है। अब चन को देखकर ज़ेंगलिंग को याद आ जाता है कि 6 साल पहले माउंटेन पर उस शेड में जिसने उसे बंद किया था वो यही चन था जिसे ज़ेंगलिंग ने खिड़की से देखा था। इसीलिए ज़ेंगलिंग कीमो को कॉल करके लिन और चन के बारे में पता करने के लिए कहती है। इधर हमें पता चलता है कि लिन ने ही चन को 6 साल पहले उस माउंटेन टॉप पर ज़ेंगलिंग को मारने के लिए भेजा था। इसीलिए वो तो चन पे गुस्सा करने लग जाती है। तुमसे एक भी काम ठीक से नहीं होता तो तुम उसे मार के इस बार जेल चले जाना। वैसे भी तो जेल जाना तुम्हारे लिए कॉमन ही है। जो सुन चन उसे थप्पड़ मार देता है और कहता है कि तुम उस हान के करीब नहीं जा पा रही हो, इसलिए उस बात का भड़ास मुझ पर मत निकालो और मुझे जो करना है वो मैं करूंगा, और आगे से मुझे लेक्चर मत सुनाना। ये कहकर वो चला जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि चीमो तो उन पर नजर रखे हुए था। इधर हान के आने पर शाओबाओ तो बहुत ज्यादा खुश होता है, पर ज़ेंगलिंग उसे टॉय से खिलाने के लिए बैठा देती है। हान पूछते तुम बिना बताए कहाँ चली गई थी। ज़ेंगलिंग कहती है तुम्हारी और लिन के एंगेजमेंट की बात चल रही थी तो इसमें मेरा क्या काम था। हान कहता है मैं अब्रॉड से कल ही वापस आया इसलिए मुझे पता नहीं था। मॉम ने मुझसे बिना पूछे एंगेजमेंट की अनाउंसमेंट कर दी थी। ज़ेंगलिंग कहती है मुझे इससे क्या, जाओ कर लो जिससे एंगेजमेंट करनी है तुम्हें। ये कहकर वो चली जाती है। शाओबाओ कहता है कि अंकल आपने मम्मा को गुस्सा दिला दिया। तो हान पूछता है कि मम्मा को कैसे मनाना है, क्या तुम्हें इस बारे में पता है। शाओबाओ कहता है हाँ मुझे पता है मम्मा कैसे हैप्पी होंगी। कहकर वो एक आर्ट बुक लेकर आता है जिसे हान को देकर बताता है कि मम्मा जब भी सैड होती है तो वो इसमें ड्राइंग करती है जिससे वो बहुत खुश हो जाती है, और इसी में मैंने आपके स्केचेस भी देखे थे। तो हान उसे देखता है जिसमें पूरा आर्ट बुक हान के ही स्केचेस से भरे हुए थे, जो देख हान तो बहुत खुश होता है। तभी ज़ेंगलिंग आती है जो शाओबाओ को सोने के लिए भेज देती है। फिर उसकी नजर पड़ती है अपनी आर्ट बुक पर जिसे वो हान से छीनने आती है। हान कहता है ये आर्ट बुक भले ही तुम्हारी है पर इसके अंदर तो सिर्फ मैं ही हूँ। ज़ेंगलिंग कहती है ये तुम नहीं हो, ऐसा चेहरा तो बहुत कॉमन है। ये कहकर वो आर्ट बुक बंद करके सोफे पर बैठ जाती है और अपने आप से कहती है कि ऐसे कैसे वो मुझसे बिना पूछे मेरी चीजों को हाथ लगा सकता है। हान पूछता है क्या कह रही हो तुम। तो ज़ेंगलिंग बात को टालते हुए कहती है कि अभी हमारे सोने का टाइम हो गया है इसलिए आपको वापस चले जाना चाहिए। हान कहता है मैं आज यहाँ से नहीं जा सकता क्योंकि मैंने मेरी मॉम की बात नहीं सुनी, इसीलिए उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया, तो अब मुझे तो यहीं पर रहना पड़ेगा। तो हान उनके साथ बेडरूम में सोने की बात ना करे, इसलिए ज़ेंगलिंग जल्दी से कहकर जाती है ठीक है फिर तुम जहाँ कंफर्टेबल हो वहीं पर सो जाओ, मुझे सोने जाना है क्योंकि कल मुझे शूटिंग सेट पर भी जाना है। एक अगर वो अपने रूम में आकर स्माइल कर रही थी, जो देख शाओबाओ पूछता है कि मम्मा आप क्यों स्माइल कर रहे हो, पर ज़ेंगलिंग उसकी बात को भी टाल देती है। पर शाओबाओ कहता है कि अंकल हान को भी बुला लीजिए हमारे साथ सोने के लिए। ज़ेंगलिंग कहती है हमने इस बार में पहले ही बात कर लिया था कि अंकल हान सिर्फ एक ही रात के लिए हमारे साथ सोएंगे, इसलिए वो शाओबाओ को जल्दी से सुला देती है। पर अगले दिन शूटिंग सेट पर कीमो का एक फाइटिंग सीन था जिसमें विलन उसे उठाकर टेबल पर पटकता है। अब इस सीन को हान बार बार रीशूट करा रहा था क्योंकि वो चीमो को परेशान करना चाहता था, पर इस बार चीमो के बैक पे जोर से लग गई थी। तो मैरी भी उसे कहने आती कि आप बार बार इस सीन को क्यों रीशूट करा रहे हैं, जबकि शूटिंग तो सही जा रही है। हान कहता है जब तक मुझे सीन पसंद नहीं आता तब तक रीशूट चलता रहेगा। अगर चीमो को इतना प्रॉब्लम हो रहा है तो 3 दिन उसे रेस्ट करने के लिए कह दो। जो सब सुन मैरी ज़ेंगलिंग को बुलाती है। अब चीमो की हालत देखकर वो भी परेशान होती है, पर चीमो कहता है वो ठीक है। मैरी चीमो के बैक पर स्प्रे लगा देती है। तभी ज़ेंगलिंग भी उसे चेक करने के लिए आती है, तो मैरी चली जाती है। तो ज़ेंगलिंग उसके बारे में पूछती है। चीमो कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ज़ेंगलिंग कहती है मैरी तुम्हारी इतनी केयर कर रही है, कहीं तुम दोनों का कुछ चल तो नहीं रहा। चीमो कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, मैरी मेरी सीनियर है और मैं उसे अपनी बड़ी बहन की तरह ही ट्रीट करता हूँ। ज़ेंगलिंग कहती है अच्छा तो वो भी मेरी तरह तुम्हारी बड़ी बहन है। चीमो कहता है मैं आपको बहन की तरह ट्रीट नहीं करता। तो हमें पता चलता है कि चीमो का तो वन साइडेड लव एंगल चालू हो गया था, लेकिन ज़ेंगलिंग तो उसे अपना छोटा भाई ही मानती थी। शाओबाओ के किंडरगार्टन से आने का टाइम हो गया था, इसलिए वो उसे पिक करने जाती है। देन उसे घर छोड़ने के बाद वो उसके लिए खाना लाने के लिए जाती है, तो उसके पीछे पीछे हान भी जाता है। ज़ेंगलिंग तो उससे गुस्सा थी चीमो के सीन को बार बार रीशूट कराने के लिए। तो हान कहता है ठीक है मैं आपसे ऐसा कुछ नहीं करूंगा, तो क्या अब तुम मुझसे नाराज होना बंद कर सकती हो। ज़ेंगलिंग कहती है अभी मेरे पास तुमसे बात करने का टाइम नहीं है क्योंकि मुझे शाओबाओ के लिए हेल्दी फूड लाना है। तो हान कहता है कि मैंने भी खाना नहीं खाया, तो क्या मेरे लिए भी खाना ला सकती हो या फिर हम दोनों साथ में ही चल सकते हैं। तो ज़ेंगलिंग उसके साथ चली जाती है। इधर हान की मॉम आई थी ज़ेंगलिंग से बात करने के लिए, तो वो दरवाजा नॉक करती है। अंदर से शाओबाओ पूछता है कि बाहर कौन है। हान की मॉम उसे दरवाजा खोलने के लिए कहती है। शाओबाओ कहता है कि मम्मा ने मुझे किसी स्ट्रेंजर के लिए दरवाजा खोलने से मना किया है। तो हान की मॉम बताती है कि मैं कोई स्ट्रेंजर
स्ट्रेंजर नहीं हूँ, मैं हान की मॉम हूँ। शाओबाओ कहते क्या सच में आप हान अंकल के मॉम हो? फिर तो आप स्ट्रेंजर नहीं हो। इसलिए वो दरवाजा ओपन कर देता है। तो हान की मॉम उससे पूछती है कि तुम्हारी मॉम कहाँ पर है? शाओबाओ कहता है कि मेरी मम्मा मेरे लिए खाना लाने के लिए गई है, इसलिए ग्रैंडमा आप यहाँ पर बैठ जाइए। उसकी बातें तो हान की मॉम को काफी अच्छी लगती है। वह उन्हें शाओबाओ हान बचपन में जैसा दिखता था वैसा ही लगता है। तो वो शाओबाओ को एक टॉफी देती है जो शाओबाओ खा भी लेता है क्योंकि उसने काफी दिनों से नहीं खाया था। हान की मॉम काफी सिमिलरिटीज भी नोटिस करती है शाओबाओ और हान में, इसीलिए वो उसकी एज पूछती है। शाओबाओ बताता है 5 साल। तो उनका डाउट और बढ़ जाता है कि कहीं शाओबाओ हान का ही बेटा तो नहीं है, इसीलिए वो उसे उसका डेट ऑफ बर्थ पूछने लग जाती है। तो उन्हें पता चलता है कि शाओबाओ का जन्म जब ज़ेंगलिंग उसे छोड़कर गई थी उसके 7 महीने बाद हुआ था। तब तो उनका शक और ज्यादा बढ़ जाता है, इसीलिए वो उससे थोड़ा एग्रेसिवली पूछने लग जाती है कि तुम्हारे डैड कौन है, जिससे शाओबाओ तो काफी डर जाता है। और तभी यहाँ पर ज़ेंगलिंग और हान भी पहुंच जाते हैं। ज़ेंगलिंग शाओबाओ को जाकर उनसे छुड़ाती है और हान की मॉम से गुस्सा करने लग जाती कि आप ये क्या कर रही थी। शाओबाओ तो टॉफी पीछे छुपा लेता है ताकि उसकी मॉम नाराज ना हो जाए। वहीं ज़ेंगलिंग उसे चेक करने लग जाती कि कहीं उसे कुछ हुआ तो नहीं। हान की मॉम कहती है कि मैं तो बस इससे बात कर रही थी। तो ज़ेंगलिंग उनसे गुस्से से कहने लग जाती है कि आप छोटे बच्चे से ऐसे एग्रेसिवली बात कैसे कर सकती हैं। उनकी बातें चली रही थी कि तभी शाओबाओ बेहोश हो जाता है क्योंकि उसे एक तरह की रेयर डायबिटीज है जिस वजह से उसे मीठी चीजें खाना बिल्कुल ही मना है। तो ज़ेंगलिंग शाओबाओ को चेक करने आती है। उसके हाथ में टॉफी देखकर पूछती है कि इसे टॉफी किसने खिलाई। हान की मॉम कहती है मैंने खिलाई, और मुझे शाओबाओ की बीमारी के बारे में पता नहीं था। तो ज़ेंगलिंग जल्दी से उसे हॉस्पिटल ले जाती है जहाँ हान की मॉम को पता चलता है कि शाओबाओ को तो बाय बर्थ रेयर डायबिटीज की बीमारी है जिस वजह से उसे किडनी में भी प्रॉब्लम है और ये हान की फैमिली में जेनेटिकल डिजीज है जो इससे पहले हान के डैड को थी। तो वो हान को आकर कहती कि शाओबाओ को कॉन्जेनाइटल डिजीज है, तुमने मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया? अगर अभी उसे कुछ हो जाता तो। हान पूछता है कि मॉम आपने कभी किसी दूसरे के लिए इतना फिक्र नहीं किया, फिर आपको शाओबाओ की इतनी फिक्र क्यों हो रही है? मॉम कहती है वो कितना क्यूट बच्चा है इसीलिए मुझे बस बुरा लग रहा था उसके लिए। देन वो हान से पूछती है कि क्या तुम्हें शाओबाओ के बायोलॉजिकल डैड के बारे में पता है? हान कहता है कि मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, ना ही आपको कोई फर्क पड़ना चाहिए। तो मॉम कहकर जाती है कि वो तो मैं ऐसे ही पूछ रही थी बस। ये कहकर वो चली जाती है, पर हान भी समझ जाता है कि उसकी मॉम को भी डाउट हो रहा है कि शाओबाओ हान का ही बेटा है। पर हान को तो ये पहले ही शक हो गया था, इसीलिए उसने शाओबाओ के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कह दिया था। तो वो असिस्टेंट को इस बारे में कॉल करके पूछता है। वहीं हान की मॉम तो इस हॉस्पिटल के डायरेक्टर के पास जाती है जो कि उनकी दोस्त थी। तो वो उनसे शाओबाओ और हान की डीएनए टेस्टिंग कराने के लिए कहती है और इस बात को सीक्रेट रखने के लिए कहती है। हान की मॉम डॉक्टर के साथ बाहर आ ही रही होती है, तभी बाहर उन्हें लिन मिल जाती है जो अपने डैड से मिलने आई थी। तो लिन हान की मॉम के साथ चली जाती है, पर उसे डाउट हो जाता है डायरेक्टर की लेबोरेटरी क्यों आई होगी। अगले दिन असिस्टेंट हान के घर आता है हान को शाओबाओ की सारी डिटेल्स देने के लिए, मगर हान के पास जाने से पहले हान की मॉम उसे बुला लेती है और उसे पूछने लग जाती है कि वो आखिर हान से मिलने क्यों आया है। अब असिस्टेंट हान के घर में ही पला बड़ा था, इसीलिए वो हान की मॉम के लिए भी काफी लॉयल था क्योंकि हान की मॉम ने भी उसे एक बेटी की तरह ही ट्रीट किया है। तो उससे पूछने पर असिस्टेंट बता देता है कि मिस्टर हान ने उसे शाओबाओ के बारे में पता करने के लिए कहा था और उसकी सारी डिटेल इस फाइल में है। तो मॉम वो फाइल खोल कर देखती है तो उसमें उन्हें शाओबाओ के बर्थ सर्टिफिकेट का कॉपी मिल जाता है, पर अभी वो उसके बर्थ सर्टिफिकेट को अपने पास रख लेती है और हान को शाओबाओ के बारे में कुछ पता नहीं चला ये बताने के लिए कहती है क्योंकि वो पहले कंफर्म करना चाहती थी कि शाओबाओ उनका ग्रैंडसन है या नहीं। तो असिस्टेंट भी जाकर हान को यही सब बता देता है कि उसे शाओबाओ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, पर उसे चीमो के बारे में पता चला कि वो एक ऑर्फन था जिसे एक ग्रैंडमा ने अडॉप्ट किया था और ज़ेंगलिंग भी ग्रैंडमा के साथ ही रहती थी, वहीं से उनकी दोस्ती हुई थी। तो हान उसे इस बारे में और इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहता है। तभी लिन हान को कॉल करती है और उसे डिनर पे इनवाइट करती है। इधर ज़ेंगलिंग भी चीमो के साथ डिनर पे आई थी जहाँ चीमो उससे हान के साथ उसके रिलेशनशिप के बारे में पूछता है। तो ज़ेंगलिंग उसे सब कुछ बता देती है। तो चीमो पूछता है कि क्या हान को पता है कि शाओबाओ उसका बेटा है? ज़ेंगलिंग कहती नहीं, और अभी वो उसे बताना भी नहीं चाहती क्योंकि हम दोनों अलग दुनिया से बिलोंग करते हैं। मैं चाहती हूँ कि शाओबाओ एक सिंपल लाइफ जिए, बस एक ऑर्डिनरी पर्सन की तरह। तो चीमो कहता है कि इस सच को तुम कब तक छुपा सकती हो, एक ना एक दिन उसे पता चल ही जाएगा। अब तभी इसी रेस्टोरेंट में लिन हान के साथ पहुंच जाती है जहाँ पर हान ज़ेंगलिंग को चीमो के साथ देखकर काफी जेलस होता है और उसे गुस्सा भी आता है, इसीलिए वो उनके पास वाले टेबल में ही जाकर बैठ जाता है जहाँ लिन तो ज़ेंगलिंग को टॉन्ट मार रही होती है कि वो चीमो के साथ डेट पर आई है, पर ज़ेंगलिंग उसके मुंह नहीं लगना चाहती थी, पर चीमो उसकी बात का उल्टा जवाब देता है जिससे हान और जेलस होता है। तो वो लिन से कहता है कि मैंने तुमसे शादी के लिए मना नहीं किया है, जिससे लिन तो बड़ी खुश होती है, पर ज़ेंगलिंग अभी भी हान से नाराज थी उसकी मॉम की वजह से, इसीलिए खाना खत्म करके वो चीमो के साथ जा ही रही होती है। पर तभी हान उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है और पूछता है कि क्या तुम्हें मेरी थोड़ी सी भी केयर नहीं है, तुम्हारे दिल में मेरे लिए थोड़ी सी भी जगह नहीं है। पर ज़ेंगलिंग उसे अपना हाथ छोड़ने के लिए कहती है, वो हाथ नहीं छोड़ता तो चीमो उससे हाथ छुड़ाने आता है। तो इससे हान को गुस्सा आता है, तो उसे कहता है कि ये हमारा आपस का मामला है, इसीलिए तुम इसमें मत ही पड़ो तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। जो सुन ज़ेंगलिंग हान से कहती है कि अपना गुस्सा किसी और पे उतारने के बारे में सोचना भी मत। जो सुन हान कहता है कि आखिर तुम हर बार चीमो के लिए क्यों बोलती हो, चीमो का हमारे मामले में क्या लेना देना है। तो चीमो कहता है कि ज़ेंगलिंग के हर मैटर में मैं शामिल हूँ। जो सुन हान को तो और ज्यादा गुस्सा आता है, तो वो ज़ेंगलिंग को इंडिकेट करते हुए कहते हैं जिसे मैंने यूज किया है वो मरते दम तक मेरी ही रहती है। ये सुन ज़ेंगलिंग को भी गुस्सा आता है और चीमो तो गुस्से से उसका कॉलर ही पकड़ लेता है। जो देख लिन उसे कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, क्या तुम्हें हान के पावर का अंदाजा भी है कि वो तुम्हारे साथ क्या कर सकता है, तुम्हारा करियर खत्म हो सकता है। चीमो कहता है कि शायद ये मेरे से बहुत ज्यादा रिच होगा, पर फिजिकली मैं इस क्रिपल्ड से तो अच्छा ही हूँ। जो सुन हान तो अपने व्हील चेयर से उठ जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि हान जो अब्रॉड गया था मेडिकल चेकअप कराने के लिए, तब वहाँ सर्जरी की वजह से वो ठीक
ठीक हो चुका था। अब ये देखकर जेंगलिंग तो हैरान थी ही। तो चीमो उससे कहने लगता है कि इतने टाइम तक तुम बस सिंपैथी कार्ड खेल रहे थे। चीमो जेंगलिंग को समझाने जाता है कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, मैं बस चाहता था कि तुम मेरे साथ रहो। पर जेंगलिंग तो अभी इससे और नाराज हो जाती है और यहाँ से चली जाती है, क्योंकि अब उसे इस बात का गुस्सा आ रहा था कि शाओबाओ जब बेहोश हो गया था तभी हान व्हील चेयर पर बैठा हुआ था। और इधर लिन तो बड़ी खुश हो रही थी उसके ठीक हो जाने पर, लेकिन हान उसे कोई भाव नहीं देता। इधर लिन डायरेक्टर की लेबोरेटरी के बाहर होती है, क्योंकि उसने पता लगा लिया था कि हान की मॉम ने डायरेक्टर से शाओबाओ का पैटर्निटी टेस्ट कराने के लिए कहा था। तो वो डायरेक्टर से कहती है कि क्या ये रिपोर्ट्स अब हान की मॉम को देने जा रही हैं? मैं उनके घर जाने ही वाली हूँ तो मैं उन्हें पहुंचा दूंगी। तो डायरेक्टर उसे रिपोर्ट्स दे देती है, जिसे लिन साइड में जाकर खोल कर देखती है तो उसे पता चलता है कि शाओबाओ हान का ही बेटा है। पर वो उस रियल रिपोर्ट को फाड़ देती है और एक दूसरा डीएनए रिपोर्ट उसमें रखकर हान की मॉम तक पहुंचा देती है, जिसके हिसाब से हान और शाओबाओ का डीएनए मैच नहीं हुआ था। इधर जेंगलिंग घर में सोचती है कि हान ठीक हो गया है, इसे मुझे क्या। पर वो तो हान से बात करना चाहती थी, लेकिन सामने से मैसेज करने की हिम्मत नहीं हो पाती। इधर हान का भी वही हाल था, पर उसे बुरा लग रहा था कि उसने जेंगलिंग को इतना कुछ सुना दिया, इसीलिए वो उसे सॉरी कहना चाहता था, पर वो भी उसे फोन नहीं कर पाता। पर डिसाइड करता है कि कल वो जाकर फेस टू फेस उसे सॉरी कहेगा। अगली सुबह हान मॉम से मिलने आता है, जहाँ मॉम उसे ठीक देखकर काफी खुश होती है। पर वो डीएनए रिपोर्ट देखकर वो समझ जाती है कि शाओबाओ हान का बेटा नहीं है। ये रिपोर्ट वो हान को भी दिखाती है और फिर से जेंगलिंग के बारे में उल्टा सीधा बोलने लग जाती है और हान को जेंगलिंग और उसकी बेटी से दूर रहने के लिए कहती है। पर हान उन्हें कह देता है कि मुझे इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर शूटिंग सेट पर पैकअप होने के बाद सब लोग घर जा रहे थे, लेकिन तभी हान आकर जेंगलिंग से कहता है कि हमें स्क्रिप्ट में कुछ चेंजेस करने होंगे, इसलिए हमें थोड़ी देर ओवर टाइम वर्क करना होगा। तो जेंगलिंग शाओबाओ को कॉल करके बताती कि वो थोड़ा लेट से आएगी, इसलिए अच्छे बच्चे की तरह जब नर्स तुम्हें सुलाने आए तो सो जाना। तो हान उसे लेकर बात करने के लिए जाता है, जहाँ पहले तो वो दोनों बैठकर काफी सारे स्क्रिप्ट में चेंजेस करते हैं जो जेंगलिंग को भी सही लगते हैं। जिसके बाद हान उसे सॉरी कहता है उसकी सर्जरी के बारे में नहीं बताने के लिए। इस पर जेंगलिंग कहती कि ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अब हान के दिमाग में उसकी मॉम की बातें ही घूम रही थी, जब उन्होंने डीएनए टेस्ट देखकर कहा था कि शाओबाओ तुम्हारा बेटा नहीं है। इसलिए वो जेंगलिंग से फिर से पूछता है कि शाओबाओ का डैड कौन है, पर जेंगलिंग ये कहकर मना कर देती कि ये मेरा प्राइवेट मैटर है। इधर शाओबाओ को देखने के लिए हान की मॉम गई हुई थी, क्योंकि उन्हें अभी भी कहीं ना कहीं लग रहा था कि शाओबाओ हान का ही बेटा है, क्योंकि हान के साथ उसकी काफी सारी सिमिलरिटीज हैं। पर वो कहती है कि डीएनए टेस्ट तो गलत नहीं हो सकता, इसीलिए ये किसी और का ही बच्चा होगा। ये कहकर वो जाने लगी थी, पर शाओबाओ ने उन्हें देख लिया था, इसलिए वो उन्हें रोकते हुए कहता है कि ग्रैंडमा क्या आप मुझसे मिलने आई हैं? और तो हान की मॉम मुझसे कहती कि मैं तुम्हारी कोई ग्रैंडमा नहीं हूँ। तो शाओबाओ कहता है कि आप हान अंकल के मॉम हो ना, इसीलिए तो आप मेरी ग्रैंडमा भी हुई, क्योंकि हान अंकल ने प्रॉमिस किया है कि वो मेरे डैड बनेंगे। इस सुन हान की मॉम कहती कि क्या बकवास बातें कर रहे हो, हान तुम्हारा पापा नहीं बनेगा। ये बात उन्होंने बहुत ही गुस्से के साथ बोला था, जिससे शाओबाओ तो उन्हें बुरी ग्रैंडमा कहकर यहाँ से चले जाने के लिए कह देता है। जिनके जाने के बाद वो शांत होता है, तभी वो नोटिस करता है कि उसका सलाइन का बोतल खत्म हो चुका है, इसीलिए वो उसे उतारकर नर्स के पास ले जाता है। दूसरी ओर हान जेंगलिंग से कहता है कि क्या शाओबाओ भी ये जानना डिजर्व नहीं करता कि उसके फादर कौन है। जेंगलिंग कहती ये जानना जरूरी नहीं है, शाओबाओ के लिए मैं ही काफी हूँ। ये कहकर वो शाओबाओ से मिलने के लिए हॉस्पिटल के लिए निकलती है, मगर काफी देर तक उसे टैक्सी ही नहीं मिल रही थी। इधर शाओबाओ को नर्स उसके इंसुलिन का इंजेक्शन देती है, फिर उसके मॉम के बारे में पूछती है कि वो अभी तक आई क्यों नहीं। शाओबाओ कहता है कि मेरी मॉम बहुत ही हार्ड वर्किंग है, वो मेरा अच्छे से इलाज कराने के लिए बहुत सारा काम करती है, इसलिए मुझे उनकी बहुत चिंता होती है। तो नर्स पूछती है फिर तुम्हारे डैड कहाँ हैं? ये सुन शाओबाओ थोड़ा सैड होकर कहता है कि मेरे डैड ही तो नहीं है, इसलिए मैं अपने पापा को ढूंढ रहा हूँ ताकि मैं उन्हें मेरी मम्मी की जिम्मेदारी सौंप सकूँ। अब जेंगलिंग भी हॉस्पिटल पहुँच चुकी थी और शाओबाओ के रूम के बाहर वो ये बातें सुनती है, जो सुन वो काफी ज्यादा सैड होती है। अगले दिन असिस्टेंट हान को शूटिंग के प्रोग्रेस के बारे में बताता है, पर हान तो बस जेंगलिंग के बारे में सोच रहा था। असिस्टेंट बताता है कि पिछले कुछ दिनों से मिस जेंगलिंग बहुत ज्यादा काम कर रही है, शूटिंग क्रू के साथ हर जगह जाना पड़ता है, इस वजह से उन्हें रेस्ट का मौका नहीं मिलता, इसीलिए हान को उसकी काफी फिक्र होती है। इधर शूटिंग सेट पर बैकअप के बाद रात को 9 बजे डायरेक्टर जेंगलिंग को अपने रूम में आने के लिए कहता है, स्क्रिप्ट के बारे में कुछ डिस्कस करने के लिए। अभी चीमो भी उसे रिहर्सल में हेल्प करने बुलाता है, तो जेंगलिंग उसे बताती है कि डायरेक्टर ने मुझे स्क्रिप्ट के बारे में कुछ डिस्कस करने के लिए उसके रूम में बुलाया है, इसीलिए अभी मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाऊंगी। ये कहकर वो चली जाती है, पर चीमो सोच में होता है कि इतनी रात को बुलाने की क्या जरूरत थी। तो 9 बजे पहुंच जाती है जेंगलिंग डायरेक्टर के रूम में, जहाँ डायरेक्टर उसे जूस पीने के लिए देता है। तो जेंगलिंग स्क्रिप्ट के बारे में डिस्कस करते हुए जूस पी लेती है, जिससे उसका सर घूमने लग जाता है, जिससे हमें समझ आता है कि डायरेक्टर ने जूस में ड्रग मिला दिया था। इसके बाद डायरेक्टर तो जेंगलिंग को हरेस करने लग जाता है। जेंगलिंग बाहर जाने की कोशिश करती है, पर उससे चला नहीं जा रहा था। डायरेक्टर तो उसे उठाकर बेड पर गिरा देता है। इधर चीमो जेंगलिंग को चेक करने आता है कि आखिर उनकी क्या बात चल रही है, तो वो डायरेक्टर का दरवाजा नॉक करता है, पर इधर डायरेक्टर ने तो जेंगलिंग के मुंह पर टेप लगा दिया था ताकि वो आवाज ना कर पाए। पर जेंगलिंग उसके सर पे वाज फोड़कर लड़खड़ाते हुए दरवाजे की ओर आ रही थी, लेकिन तभी डायरेक्टर ने उसका मुंह बंद करके उसे पकड़ के रखा था। बाहर से चीमो डायरेक्टर को आवाज लगाता है, पर डायरेक्टर कहता है कि मैं सोने जा रहा हूँ, इसलिए सुबह बात करेंगे। तो चीमो को लगा कि शायद जेंगलिंग चली गई होगी, पर तभी जेंगलिंग टेबल में से कुछ चीजें गिरा देती है और डायरेक्टर के हाथ में काटकर चीमो का नाम चिल्लाने लग जाती है। सुन चीमो दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाता है और डायरेक्टर को 5-10 घूसा मार देता है। इसके बाद जेंगलिंग को उठाने जाता है, पर वो बेहोश हो गई थी, इसीलिए चीमो उसे उठाकर हॉस्पिटल के लिए निकलता है। बाहर उसे हान का असिस्टेंट मिलता है, तो असिस्टेंट उन्हें अपने कार में बिठाता है और फिर हान को कॉल करके बुलाता है। तो हान जल्दी से हॉस्पिटल आ जाता है, जहाँ चीमो तो उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करता है इस डायरेक्टर को काम देने के लिए। जेंगलिंग को अभी भी होश नहीं आया था। हान जाकर उसे सॉरी कहता है, फिर उसके
फॉरहेड पे किस करके प्रॉमिस करता है कि वो उस डाइटर को नहीं छोड़ेगा और उसके किए की सजा उसे दिलाकर रहेगा। इधर लिन तो चेन के साथ ड्रिंक कर रही होती है, जहाँ हमें पता चलता है कि लिन ने ही डायरेक्टर को जेंगलिंग के साथ ऐसा करने के लिए कहा था। इधर जेंगलिंग को तो उस डायरेक्टर के ही नाइटमेयर्स आ रहे थे, जिससे वो तो काफी घबरा सी गई थी। तो उसे होश आ जाता है, चीमो से बात करने आता है, जहाँ वो उसे डायरेक्टर के खिलाफ पुलिस कंप्लेन करने के लिए कहता है, पर इससे हान की कंपनी को इफेक्ट पड़ता, इसलिए जेंगलिंग कंप्लेन नहीं करने का डिसाइड करती है और चीमो से भी कहती कि वो डायरेक्टर के खिलाफ कुछ भी ना करे। पर चीमो को तो डायरेक्टर पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, पर वो डायरेक्टर तो अभी भी मजे में था, क्योंकि उसे पता था कि हान अपनी कंपनी का नाम खराब होने नहीं देगा उसे अरेस्ट कराकर। पर उसे चीमो की टेंशन थी, इसलिए वो शूटिंग सेट पर चीमो को बुली करने लग जाता है। शूटिंग के दौरान उस पर गर्म पानी फेंकवा देता है, जिससे मैरी को उसकी बहुत ज्यादा फिक्र होती है, जिससे हमें पता चलता है कि मैरी चीमो को लाइक करती है। चीमो को पता था कि ये सब डायरेक्टर जानबूझकर कर रहा है, इसलिए उसे तो उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। पर मैरी अभी उसे शांत रहने के लिए कहती है, लेकिन इधर हान ने डायरेक्टर को सबक सिखाने का प्लान कर लिया था, लेकिन वो इसमें जेंगलिंग को इन्वॉल्व नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो असिस्टेंट को काम पे लगने के लिए कहता है। लेकिन चीमो जब रेस्ट रूम में था, तब डायरेक्टर आकर उसे धमकी देने लग जाता है कि अगर तूने कहीं पर भी मुंह खोला तो तेरा करियर में खत्म कर दूंगा। वहीं वो जेंगलिंग के बारे में भी उल्टी सीधी बातें कर रहा था, जो सुन चीमो कंट्रोल नहीं कर पाता और उसे बेधड़क पीटने लग जाता है। पर डायरेक्टर फोन निकाल कर रिकॉर्ड करने लग जाता है, इसलिए चीमो उसे छोड़ देता है। पर अगले दिन हान के प्लान के अकॉर्डिंग वो डायरेक्टर को अरेस्ट करवा देता है लड़कीबाजी करने के काम में। वही मीडिया के जरिए उसका रेपुटेशन भी खराब करवा देता है। इस बात से अनजान चीमो काफी ज्यादा ड्रिंक करता है, क्योंकि उसे जेंगलिंग के लिए बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि उसने उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। तो यहाँ उसे मैरी कंसोल करती है। तभी इन्हें भी यहाँ पर उस न्यूज के बारे में पता चलता है, डायरेक्टर को अरेस्ट कर लिया गया है, जो देखकर मैरी तो समझ जाती है कि ये सब हान ने करवाया है। इसलिए वो अगले दिन हॉस्पिटल में जेंगलिंग से मिलने जाती है, जहाँ पर वो भी ये न्यूज देख रही थी। अब यहाँ पर वो पहले चीमो के कंडीशन के बारे में बताती है कि उसे कितना ज्यादा गिल्टी फील हो रहा था जेंगलिंग को प्रोटेक्ट ना कर पाने के लिए। ये सोचकर मैरी को ही बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। जेंगलिंग उसकी बातों से समझ जाती है कि मैरी चीमो को लाइक करती है। ये बात पूछने पर मैरी कहती है, पर चीमो तो मुझे सीनियर की तरह ट्रीट करता है। जिस पर जेंगलिंग कहती है कि डोंट वरी, एक ना एक दिन वो तुम्हारी फीलिंग्स भी समझ जाएगा। अब जेंगलिंग तो समझ गई थी कि हान ने ही ये सब करवाया है, लेकिन इधर इस डायरेक्टर के अरेस्ट होने की वजह से हान की कंपनी के शेयर प्राइस बहुत कम गए थे, जिससे उन्हें काफी नुकसान हुआ था। पर हान उन्हें प्रॉमिस करता है कि वो कुछ ही टाइम में ये सब कुछ ठीक कर देगा। तो जेंगलिंग उसे थैंक यू कहने के लिए आती है, पर सामने से हान उसे सॉरी कहता है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सका। तो हान उसे पुरानी सारी बातें भुलाकर साथ में एक नई लाइफ शुरू करने की बात करता है। तो जेंगलिंग पूछती है, क्या तुम मुझे 6 साल पहले छोड़ जाने के लिए माफ कर सकते हो? हान कहता है, मुझे अभी तक उस बात का बहुत बुरा लगा है, पर मैं तुम्हारे बिना रह भी नहीं सकता, इसलिए प्लीज क्या तुम मेरे साथ रह सकती हो, क्योंकि मैं तुम्हें और शाओबाओ को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। जिसुन जेंगलिंग स्माइल करती है, और उसके कुछ कहने से पहले ही चीमो का कॉल उसे आ जाता है। वहीं हान को भी उसके असिस्टेंट का कॉल आता है, क्योंकि उन दोनों ने मिलकर ही लिन के साथ ही उस चेन को पकड़ लिया था। तो दोनों उनके पास पहुंचते हैं, जहाँ चीमो उन दोनों को बताता है कि इन सब के पीछे लिन का हाथ था और 6 साल पहले लिन चेन को डेट कर रही थी, पर उस पर हान से शादी करने का भूत इस कदर चढ़ा था कि उसने चेन के हाथों बहुत से इलीगल काम कराए। और 6 साल पहले लिन ने जेंगलिंग को मरवाने के लिए चेन को उस माउंटेन पर भेजा था, उसे ये कहकर कि वो जेंगलिंग को इस तरह से मारे जिससे उसका खोने के एक्सीडेंट लगे। इसीलिए चेन ने जेंगलिंग को उस शेड में बंद कर दिया था, क्योंकि वो शेड धंसने वाला था। ये सारा क्राइम चेन ने कन्फेस कर दिया है, और चेन ने इन्हें ये भी बता दिया था कि लिन ने ही डायरेक्टर को जेंगलिंग को असॉल्ट करने के लिए कहा था। चेन ने ये सब कुछ कन्फेस इसीलिए किया क्योंकि वो समझ चुका था कि लिन की मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है और वो कुछ भी क्राइम करवा सकती है। इसीलिए चेन अब लिन के लिए और कोई गुनाह नहीं करना चाहता था, जिसके लिए उसने ये सब कन्फेस किया और वो पुलिस को भी सरेंडर करने के लिए तैयार है। और उसके पास लिन के साथ उसकी हुई सारी बातों का कॉल रिकॉर्डिंग भी है। तो चीमो वो कॉल रिकॉर्डिंग सबके सामने प्ले करता है, जो सुन हान तो एकदम शॉक्ड रह जाता है। और लिन हान की मॉम को बताने आ जाती है कि उसने जेंगलिंग से जेलस होकर डायरेक्टर को उससे असॉल्ट करने के लिए कह दिया था। जो सुन हान की मॉम तो उसे खींचकर एक थप्पड़ लगाती है और उस पर गुस्सा कर रही होती है, लेकिन लिन तो उन्हें सॉरी वॉरी कहकर मना ही लेती है, क्योंकि हान की मॉम भी जेंगलिंग को कुछ ज्यादा खास पसंद नहीं करती। इसीलिए वो हान को इस बार में शांति से समझाने के लिए डिनर करने के लिए घर बुलाती है, जहाँ हान के साथ जेंगलिंग भी जाती है, जिसे देख लिन को तो बड़ा गुस्सा आता है। तो मॉम हान से पूछती कि इसे लाने की क्या जरूरत थी। जेंगलिंग कहती कि मुझे लिन से कुछ सवाल पूछने हैं, उसके बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी। लिन कहती मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, पर हान की वजह से वो उसकी बात सुनती है। जेंगलिंग पूछती है, तुम्हें डायरेक्टर से कहा था ना मुझे ड्रग्स देकर असॉल्ट करने के लिए। लिन तो हड़बड़ी में कह देती है कि क्या डायरेक्टर ने ये कन्फेस कर दिया। इस बात से जेंगलिंग समझ जाती है कि ये काम लिन का ही है। हान की मॉम तो उसे डिफेंड करने लग जाती है, कहकर कि वो थोड़ी चाइल्डिश है, इसलिए उससे ये गलती हो गई। जेंगलिंग के साथ कुछ हुआ तो नहीं ना। लिन उससे माफी मांग के मामला सॉर्ट आउट कर लो। तो जेंगलिंग कहती क्या ये आपको छोटी बात लगती है। वहीं हान भी उनसे कहता है कि आप अब भी उसे क्यों डिफेंड कर रही हैं, उसने क्या क्या किया है क्या आपको पता भी है। हान उन्हें 6 साल पहले वाली बात बताने ही जा रहा था, उससे पहले लिन हान की मॉम के पास पहुंच जाती है और कहने लग जाती कि मुझसे गलती हो गई, मैंने कुछ नहीं किया। 6 साल पहले जेंगलिंग ने ही हान को चोट पहुंचाया था और उसे छोड़कर भी चली गई थी। तो जेंगलिंग उसका मुंह बंद करते हुए कहती है कि अब तुम्हारा पर्दाफाश हो चुका है, तुम्हारे साथी चेन ने सरेंडर कर दिया है और तुम्हारे सारे गुनाह कन्फेस कर दिया है। क्या अगर उसकी कुछ फोटोज दिखाने लग जाती है, पर लिन सारे फोटोज को फाड़ कर कहने लग जाती है कि मैं जेल नहीं जाना चाहती। ये कहते हुए हान की मॉम के पैरों पर पड़ जाती है और कहने लग जाती कि मैं तो बचपन से हान से प्यार करती हूँ, तो मैं हान को कैसे चोट पहुंचा सकती हूँ। तो जेंगलिंग यहाँ पर चेन का वो ऑडियो रिकॉर्डिंग प्ले करती है, जिसमें 6 साल पहले लिन ने चेन से माउंटेन पर जेंगलिंग को मारने के लिए कहा था और इस तरह से मारे कि वो एक एक्सीडेंट लगे। जो सुन अब मॉम भी उसके खिलाफ चली जाती है। अब जब सब लोग उसे सुनाने लग
जाते हैं तो लिन पागलों वाली हरकतें शुरू कर देती है, कहने लग जाती कि मैंने कुछ नहीं किया, सब कुछ इस जेंगलिंग की वजह से हुआ। एक हैकर टेबल में पड़ा हुआ चाकू उठाकर वो जेंगलिंग पे वार करने जाती है, जिसे बचाने के लिए हान उसके आगे आ जाता है तो चाकू उसके पीठ पर लग जाता है। अगला सीन हमें हॉस्पिटल का दिखाया जाता है जहाँ हान की ऑपरेशन चल रही थी। बाहर जेंगलिंग और उसकी मॉम काफी ज्यादा घबराई हुई थी। कुछ देर बाद सर्जरी खत्म होती है तो डॉक्टर बाहर आकर बताते हैं कि हान अभी खतरे से बाहर है, जिस उन दोनों की जान में जान आती है। तो जेंगलिंग और उसकी मॉम उसे देखने के लिए जाती है जहाँ हान को अभी तक होश नहीं आया था। हान की मॉम का सर चकरा रहा था क्योंकि उन्होंने काफी देर से कुछ खाया नहीं था। तो जेंगलिंग उन्हें घर जाने के लिए कहती है, वो हान का ध्यान रखने के लिए यहीं पर रुकेगी कहती है। तो मॉम जेंगलिंग का शुक्रिया अदा करती है, हान का ख्याल रखने के लिए और सॉरी भी कहती है उसे इतने टाइम तक गलत समझने के लिए, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि लिन ने 6 साल पहले जेंगलिंग से हान को ठीक करने का फेक प्रॉमिस करके हान से ब्रेकअप करवाया था। जेंगलिंग कहती है कोई बात नहीं। मॉम चली जाती है तो जेंगलिंग हान का केयर करने लग जाती है, जिससे उसे अपने डेटिंग टाइम का याद आता है जब वो हान का ख्याल रखा करती थी। इधर हान की मॉम हॉस्पिटल से बाहर जा ही रही थी, तभी उन्हें डायरेक्टर मिलती है जो उनसे कहती है कि आपके ग्रैंडसन का इलाज तो काफी अच्छे से हो गया और कुछ ही टाइम में वो ठीक हो जाएगा। हान की मॉम पूछती है मेरा ग्रैंडसन, तो डायरेक्टर बताती है कि वो शाओबाओ जिसका आपने डीएनए टेस्ट कराने के लिए कहा था, हान के साथ उसका डीएनए मैच करता है, इसीलिए शाओबाओ तो आपका ही ग्रैंडसन है। जो सुन हान की मॉम तो शॉकिंगली सरप्राइज्ड होती है और उन्हें लिन पर गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो समझ गई थी कि लिन ने ही रिपोर्ट्स बदले थे। तो हान की मॉम असिस्टेंट से लिन के बारे में पूछती है। असिस्टेंट बताता है कि लिन को अरेस्ट कर लिया गया है। देन कहता है कि हमें शाओबाओ वाली बात मिस्टर हान को बता देना चाहिए, पर मॉम कहती कि अभी नहीं, उसे ठीक हो जाने दो, जब वो ठीक होकर घर आएगा तो मैं उसे खुद बता दूंगी। इधर सर्जरी की वजह से हान को फीवर आ गया था, इसलिए जेंगलिंग उसका टेक केयर कर रही थी। तो सारी रात उसका ख्याल रखने की वजह से सुबह तक हान का फीवर उतर जाता है, पर हान को अभी भी होश नहीं आया था। तभी वो मुझे छोड़कर मत जाओ कहकर बड़बड़ाने लग जाता है। तो जेंगलिंग उसे संभालती है और कहती कि मैं आपसे तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी, और 6 साल पहले उसे छोड़ जाने के लिए सॉरी कह रही होती है और बताती कि इन सालों में वो हर दिन हान को बहुत मिस किया करती थी, तुम्हारे लिए मेरा प्यार एक दिन भी कम नहीं हुआ था। तभी हान अपनी आंखें खोलता है, जो देख जेंगलिंग तो बहुत ज्यादा खुश होती है और उसे 6 साल पहले उसे छोड़ जाने का रीजन बता देती है। जो सुनो हान को भी बुरा लग रहा था कि उसने इतने सालों तक जेंगलिंग को कितना गलत समझा, इसलिए उसे सॉरी कहता है। जिसके बाद वो जेंगलिंग से पूछता है कि क्या सच में अभी जैसा तुमने कहा कि मेरे लिए तुम्हारा प्यार एक दिन भी कम नहीं हुआ। जो सुन जेंगलिंग तो उसे किस कर देती है, जिससे फाइनली उनका पैचअप हो जाता है, मगर उन्हें किस करता हुआ चीमो देख लेता है, जिससे वो समझ जाता है कि दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए वो अपना वन साइडेड प्यार का चक्कर बंद करता है और जेंगलिंग को खुश देखकर मूव ऑन कर जाता है। इधर हान की मॉम शाओबाओ की किंडरगार्टन गई थी उसे मनाने के लिए, क्योंकि अब तो वो समझ चुकी थी कि शाओबाओ ही उनका ग्रैंडसन है। तो वो शाओबाओ के लिए टॉय लेकर गई थी, पर शाओबाओ तो उन्हें देखकर टीचर के पीछे छुपने लग जाता है और उन्हें बैड ग्रैंडमा कहकर जाने के लिए कह रहा था। ग्रैंडमा उसे सॉरी कहती है पिछली बार उस पर चिल्लाने के लिए, पर शाओबाओ तो उनसे मिलना नहीं चाह रहा था। ग्रैंडमा उसे टॉय दिखाती है, पर शाओबाओ तो टॉय फेंक कर ग्रैंडमा को धक्का देकर बुरी ग्रैंडमा कहते हुए भाग जाता है। इधर जेंगलिंग हान का ध्यान रखने में बिजी थी, हान को सुबह उठाकर हेल्थी फूड खिलाती है, तो हान उसे साथ में नई शुरुआत करने के लिए कहता है। फिर बताता है कि मैं तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं पूछूंगा जो तुमने मुझसे पूछने के लिए मना किया है, और अगर तुम्हें शाओबाओ की फिक्र है तो चिंता मत करो, मैं उसे अपने बच्चे की तरह प्यार करूंगा। जेंगलिंग कहती है मुझे इसकी फिक्र नहीं है, क्योंकि शाओबाओ तो वैसे भी तुम्हें बहुत पसंद करता है, पर वो मन में कहती है कि मैं तुम्हें ये कैसे बताऊं कि शाओबाओ हमारा ही बेटा है, क्योंकि उसे डर था कि कहीं हान उससे नाराज ना हो जाए इतने सालों तक ये बात उससे छुपाने के लिए। तभी शाओबाओ चीमो के साथ आ जाता है, जो हान को देखकर बहुत ज्यादा खुश होकर उससे गले लगने लग जाता है। वहीं तो चीमो भी हान के साथ अपना पंगा खत्म करता है। तो जेंगलिंग चीमो का शुक्रिया अदा करती है शाओबाओ को इतने दिनों तक ख्याल रखने के लिए। फिर तो शाओबाओ और चीमो की मस्ती शुरू हो जाती है। इधर हान की मॉम घर पे हान के आने का इंतजार कर रही थी, तो असिस्टेंट आकर उन्हें बताता है कि मिस्टर हान को शाओबाओ उनके साथ अपने घर ले गया, क्योंकि वो उन्हें काफी दिनों से मिस कर रहा था। हान की मॉम तो उसे देखने जाना चाहती थी और उसे शाओबाओ के बारे में बताना भी चाह रही थी, पर असिस्टेंट अभी उन्हें जाने से मना करता है, क्योंकि काफी रात हो चुकी थी, इसीलिए वो उन्हें सुबह मिस्टर हान के पास ले जाएगा कहता है। तो हान की मॉम शाओबाओ को उन्होंने जो कुछ भी कहा था वही सब याद कर रही होती है कि उन्होंने अपने ग्रैंडसन को कितना बुरी तरह से ट्रीट किया। इधर शाओबाओ भागते हुए हान के पास आता है और अपनी मम्मा से कहता है कि हान अंकल काफी दिनों के बाद आए हैं, तो मुझे आप दोनों के साथ सोना है। पर जेंगलिंग कहती है कि अभी हान अंकल का तबीयत खराब है, उन्हें कुछ दिन बाद रिकवर होने दो, फिर उनके साथ ही सो जाना। जिस पर शाओबाओ तो थोड़ा सैड होकर हान को गुड नाइट कहकर सोने के लिए चला जाता है। पर रात को हान शाओबाओ के सोने के बाद जेंगलिंग को अपने रूम में बुलाता है अपना बैंडेज चेंज करने में हेल्प कर देने के लिए। तो जेंगलिंग उसकी बैंडेज बांधने में हेल्प करने लग जाती है, जिस दौरान दोनों काफी क्लोज आते हैं। हान की तो हार्ट बीट फास्ट हो गई थी, जो जेंगलिंग भी फील करती है, तो उससे पूछती कि तुम्हारी हार्ट बीट इतनी फास्ट क्यों हो रही है। हान कहता है क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, ये कहकर उससे किस करता है और फिर दोनों इतने सालों बाद एक रोमांटिक नाइट स्पेंड करते हैं। अगली सुबह घर की घंटी बजती है, तो हान की मॉम आई हुई थी। शाओबाओ ने उनके लिए दरवाजा खोला था, जो उन्हें यहाँ देखकर फिर से बैड ग्रैंडमा कहकर भगाने लग गया था। तो उसकी आवाज सुन जेंगलिंग दरवाजे पर आती है, जहाँ हान की मॉम को देखकर वो उन्हें अंदर बुलाती है और शाओबाओ को चुप कराती है। थोड़ी देर में हान भी बाहर आ जाता है, तो ग्रैंडमा शाओबाओ को ट्रांसफॉर्मर्स का टॉय दे रही थी, पर शाओबाओ तो अभी भी उन्हें बुरी ग्रैंडमा कह रहा था और टॉय लेने से मना कर रहा था, जो देख हान और जेंगलिंग को समझ नहीं आ रहा था कि शाओबाओ ऐसा क्यों कर रहा है। ग्रैंडमा फिर से शाओबाओ से बात करने जाती है, मगर शाओबाओ को तो वही कहना था कि आप बुरी ग्रैंडमा हो, इसलिए मुझे आपसे बात नहीं करनी। तो हान कहते हैं कि हम बाद में कभी बात करेंगे, ये कहकर मॉम को अपने साथ चलने के लिए कहता है और जाने से पहले जेंगलिंग को कहकर जाता है सैटरडे का दिन याद रखना, क्योंकि वो लोग डेट पर जाने वाले थे। तो हान अपनी मॉम के साथ कार में जा रहा होता है, तो मॉम उसे बताने ही जा रही थी कि शाओबाओ तुम्हारा ही बेटा है, लेकिन हान तभी एक ज्वेलरी शॉप देखता है, तो वो कार से उतरकर
जाकर जेंगलिंग को प्रपोज करने के लिए एक डायमंड रिंग खरीदता है। जिसके बाद घर पहुंचकर अपनी मॉम से पूछता है कि मॉम आप कार में कुछ कह रही थी। तो मॉम उसे कह दी थी कि शाओ बाओ मेरा ग्रैंडसन है। हान कहता है पर हमारा डीएनए तो मैच नहीं हुआ था। जिस पर मॉम बताती है कि रिपोर्ट को लिन ने बदल दिया था। पर यहाँ हान की मॉम फिर से जेंगलिंग को मिसअंडरस्टूड कर लेती है और कहती कि शाओ बाओ जिस तरह से मुझसे बिहेव कर रहा है, मुझे तो लगता है कि जेंगलिंग ने उसे ये सब सिखाया होगा क्योंकि वो मेरे ग्रैंडसन को मुझसे दूर करना चाहती है। इतने सालों तक उसने हमें पता चलने ही नहीं दिया कि मेरा कोई ग्रैंडसन भी है। गलती लिन ने की तो हमसे शाओ बाओ को क्यों छुपा रही है। और चाहे जो हो जाए मैं हमारे इकलौते वारिस को हमारी फैमिली में ला कर रहूंगी। हान को तो पहले इस बात पर बिलीव ही नहीं हो रहा था कि जेंगलिंग ने उससे इतना बड़ा सच छुपाया और जिस बात का जेंगलिंग को डर था आखिरकार वही हुआ। हान जेंगलिंग से काफी ज्यादा अपसेट हो गया था। अगले दिन जब जेंगलिंग तैयार होकर डेट के लिए पहुंचती है तब सुबह से शाम हो जाती है पर हान उससे मिलने नहीं आता। तो जेंगलिंग उसे काफी बार कॉल करती है लेकिन हान जानबूझकर उसका कॉल पिक नहीं करता। अब जब रात होने वाली थी तब जेंगलिंग समझ चुकी थी कि हान नहीं आने वाला है, इसीलिए वो उससे मिलने के लिए उसके घर के बाहर पहुंच जाती है। जहाँ हान जब रात को पहुंचता है काफी बारिश हो रही थी। तो जेंगलिंग उससे पूछने आती है कि तुम आए क्यों नहीं। तो हान कह देता है कि मैं ऑफिस में बहुत बिजी था और अभी भी हूँ। कहकर उसे अवॉइड करके जाने लगा था। तो जेंगलिंग उसे पूछने आती है कि आखिर क्या बात है, क्या कुछ हुआ। तो हान उससे पूछता है कि क्या तुम्हें पता नहीं कि मैं किस बात से अपसेट हूँ। जेंगलिंग कहती मुझे समझ आ गया कि तुम्हें पता चल गया है कि शाओ बाओ हमारा ही बेटा है, पर मैं तुम्हें इस बारे में आज ही बताने वाली थी। लेकिन हान तो उस पर काफी ज्यादा गुस्सा था। वो कहता है कि अगर मॉम ने डीएनए टेस्ट नहीं कराया होता तो क्या तुम मुझे हमेशा के लिए झूठ बोलती रहती। जेंगलिंग कहती मैं तुम्हें बताने ही वाली थी और आज ही बताने वाली थी। हान कहता है क्या तुम्हें पता नहीं मैंने तुमसे कितनी बार पूछा है शाओ बाओ का डैड कौन है, पर हर बार तुमने जवाब दिया कि मेरा कोई लेना देना नहीं है। आखिर तुम इतनी क्रूअल कैसे हो सकती हो। पहले मुझे छोड़कर चली गई, फिर 6 साल बाद हमारे बच्चे के साथ आती हो, मगर मेरे ही बच्चे को मुझसे दूर रखा। तो जेंगलिंग उसे सॉरी कहती है, बताती है कि मैं बहुत डर गई थी। ये जानने के बाद तुम शाओ बाओ को मुझसे छीन लोगे। तुम जानते हो कि शाओ बाओ के अलावा मेरा और कोई नहीं है। तो हान कहता है कि फिर क्या तुम्हारे पास एक बाप को अपनी बेटी से दूर रखने का हक है। क्या तुम्हें पता है अभी मुझे कैसा लग रहा है। इतने दिनों अपने ही बेटे को मैंने मुझे पापा बुलाने को मना किया और अंकल कहने के लिए कहा, पर तुम चुपचाप ये सब देखती रही। क्या एक बार भी तुमने शाओ बाओ के बारे में सोचा, कभी फील भी किया कि उसे अपने डैड की कितनी ज्यादा जरूरत है। जेंगलिंग कहती है सच में मैं डर गई थी। हान कहता है 6 साल पहले भी मैंने तुमसे कितनी बार रिक्वेस्ट किया कि मुझे छोड़कर मत जाओ, मगर तब भी तुमने मेरी फीलिंग्स के बारे में नहीं सोचा। और 6 साल बाद आज भी तुमने मेरी फीलिंग्स की कोई कदर नहीं की और मेरे बेटे को मुझसे ही दूर रखा। तुम्हें लगता होगा कि तुम ये सब सबके भले के लिए कर रही हो, पर असल में तुम सिर्फ अपने लिए कर रही हो। जेंगलिंग कहती है ऐसी बात नहीं है, मैंने सबके भले के लिए फैसला किया था क्योंकि तब वैसी सिचुएशन थी, पर अभी तो सब कुछ ठीक हो चुका है, इसलिए हम सब नई शुरुआत कर सकते हैं। पर हान इस बार सीरियसली उससे बहुत ज्यादा नाराज था, इसीलिए उसे बिना कुछ कहे चले जाता है, जिससे जेंगलिंग भी काफी सैड होती है। हान घर पहुंचता है तो उसकी मॉम पूछती है क्या तुमने जेंगलिंग से बात कर लिया। नहीं किया तो अच्छे से बात करना, वरना वो मेरे ग्रैंडसन को लेकर चली जाएगी। अब हान की मॉम को तो बस अपने ग्रैंडसन की पड़ी थी, हान की फीलिंग की तो कोई फिक्र ही नहीं कर रहा था, इसीलिए वो तो अपने मॉम से भी नाराज हो जाता है। अगले दिन जेंगलिंग हान से मिलने के लिए ऑफिस आती है, पर हान ने सबसे कह रखा था कि वो लोग जेंगलिंग को अंदर ना आने दे, पर जेंगलिंग तो हर रोज उससे मिलने के लिए आती है। काफी देर तक बाहर बैठकर उसका वेट करती है, मगर हान उससे एक दिन भी नहीं मिलता। इस तरह से एक हफ्ता बीत जाता है। जेंगलिंग ने अब होप छोड़ दिया था कि हान दोबारा कभी उससे मिलने आएगा, इसीलिए वो ये सिटी छोड़कर जाने की तैयारी करने लग जाती है। पर उसे 6 साल पहले हान का दिया हुआ वो नेकलेस नहीं मिल रहा था, जिसे ढूंढते ढूंढते वो परेशान हो जाती है। पर फिर भी वो घर का हर एक कोना छान मारने लग जाती है। उसे इस तरह से परेशान देखकर शाओ बाओ पहले तो चीमो को कॉल करके बुलाता है, क्योंकि शाओ बाओ ने ही चीमो को वो नेकलेस छुपाने के लिए दिया था, क्योंकि उसे पता था कि उसकी मॉम नेकलेस लिए बिना नहीं जाएगी। पर अपनी मॉम को इतना परेशान भी वो नहीं देख सकता था, इसीलिए उसने चीमो को बुला लिया था ताकि वो जेंगलिंग को जाने से रोक सके। तो वो शाओ बाओ को अंदर खेलने के लिए भेज देता है, जिसके बाद जेंगलिंग से बात करने आता है। जेंगलिंग तो काफी रोते हुए बताती कि मुझे हान का दिया हुआ नेकलेस नहीं मिल रहा है, वो मेरे लिए बहुत खास है, जिसे मैं अपने से कभी अलग नहीं करना चाहती। इधर शाओ बाओ हान को जाकर कॉल करता है और बताता है कि अंकल आप कहाँ पर हो, इतने दिनों तक आप हमसे मिलने क्यों नहीं आए, मम्मा इतने दिनों से बहुत ज्यादा रो रही है। पर हान उसे कोई जवाब नहीं देता। इधर चीमो जेंगलिंग से पूछने लग जाता है तुम्हारी फ्लाइट कब है। जेंगलिंग बताती है कल। तो चीमो पूछता है कि तुमने डिसाइड कर लिया कि तुम्हें जाना ही है, कि शाओ बाओ को तुम सच नहीं बताओगी। जेंगलिंग कहती है वो अभी बहुत छोटा है ये सब समझने के लिए, वो जब बड़ा हो जाएगा तब मैं उसे बता दूंगी। अब जब जेंगलिंग ने डिसाइड कर लिया था तो चीमो उसे नेकलेस लौटाता है, जो देख जेंगलिंग कहती है कि अब ये मिलने का क्या फायदा है, हम तो वैसे भी जा रहे हैं। ये कहकर वो टेबल पर ही नेकलेस को रख देती है, जिसे चीमो लेकर जाता है हान के पास और उसे जेंगलिंग के वापस जाने के बारे में बताता है। साथ में वो उस नेकलेस के बारे में भी बताता है कि मैंने जेंगलिंग को हमेशा देखा है, उसने तुम्हारे दिए हुए नेकलेस को कितना संभाल कर रखा है। तुम्हें जरूर लगता होगा कि जेंगलिंग सेल्फिश है, जो उसने तुमसे शाओ बाओ के बारे में छुपाया और 6 साल पहले ब्रेकअप करके चली भी गई थी, पर वो बिल्कुल भी सेल्फिश नहीं है। मुझे पता है मैं एक अनाथ हूँ और जेंगलिंग भी अनाथ है। हमें बचपन से पता है फैमिली साथ में ना होने का मतलब क्या होता है और किसी को खोना कितना दर्दनाक होता है। 6 साल पहले उसने तुम्हें छोड़ा क्योंकि तब उसे तुम्हारी फिक्र थी कि कहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए, इसीलिए जब लिन ने कहा कि वो तुम्हें बचा सकती है तो जेंगलिंग ने बिना कुछ सोचे तुम्हें ठीक करने के लिए तुमसे दूर जाने के लिए तैयार हो गई, क्योंकि तब वो सिर्फ तुम्हारी सलामती चाहती थी। और जब शाओ बाओ दुनिया में आया तब उसने तुम्हें सच में इसीलिए नहीं बताया क्योंकि उसे पता था कि तुम उससे नफरत करते होगे, इसीलिए तब अगर उसने तुम्हें शाओ बाओ के बारे में बताया होता तो तुम शाओ बाओ को उससे छीन लेते। और एक ऑर्फन को अपनी फैमिली से दूर होने का दर्द पता है, सिर्फ इसीलिए उसने तुम्हें नहीं बताया। इसीलिए अब तुम्हें फैसला करो कि तुम्हें क्या करना है। वैसे कल शाम को उनकी फ्लाइट है, ये बताकर वो चला जाता है। तो हान उनकी पुरानी मेमोरीज को याद करता है जब एक दिन दोनों भागकर घूमने के लिए बस से गए थे। हान अपनी मॉम से छुप कर गया था
था, क्योंकि तब भी उसकी मॉम को हान और जेंगलिंग का रिलेशन पसंद नहीं था, मगर दोनों का प्यार इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि हान जेंगलिंग के लिए अपनी मॉम के खिलाफ चला गया था। कमिंग बैक टू प्रेजेंट, अगले दिन जेंगलिंग और शाओबाओ प्लेन में आते हैं, जहाँ शाओबाओ तो बस यही कह रहा था कि मैं हान अंकल को बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ, वो भी अगर हमारे साथ चलते तो कितना अच्छा होता। पर शाओबाओ को सैड होकर प्लेन में बैठना ही पड़ता है। जेंगलिंग अपना सामान ऊपर रख रही होती है, तभी कोई उसकी हेल्प करने आता है, जो होता है हान, जिसे देखकर जेंगलिंग काफी सरप्राइज्ड होती है। तो वो जेंगलिंग के साथ ही बैठ जाता है, क्योंकि उसने जेंगलिंग के पास वाला सीट ही बुक कराया था। जेंगलिंग पूछती है तुम यहाँ कैसे? हान कहता है नई शुरुआत करने, जो सुन जेंगलिंग स्माइल करती है। तभी शाओबाओ उसे देखता है तो बहुत खुश होता है, कहता है कि मुझे पता था कि हान अंकल मुझे अकेला नहीं छोड़ सकते। तो हान कहता है कि अब से तुम मुझे अंकल नहीं बुलाओगे, मुझे अब से डैडी बुलाना। जो सुन शाओबाओ तो और ज्यादा खुश हो जाता है और अपनी मम्मा से कहता है कि मम्मा देखो, फाइनली मुझे मेरे डैड मिल गए, मुझे तो पहले से ही पता था कि आप ही मेरे डैड हो। हान कहता है तब तो तुम बहुत ही स्मार्ट निकले। तो ये स्वीट सी फैमिली निकल जाती है अपनी जर्नी पे। वहीं तो चीमो और मैरी की शूटिंग के दौरान ही एक दूसरे के लिए फीलिंग्स डेवलप होती है और उनकी भी लव स्टोरी शुरू हो जाती है। तो इधर हान एयरपोर्ट में उतर कर ही जेंगलिंग को सबके सामने शादी के लिए प्रपोज करता है, जिसे जेंगलिंग एक्सेप्ट करती है। तो फाइनली उनके किस के साथ इस ड्रामे का भी हैप्पी एंडिंग यहीं पर हो जाता है।